हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी प्रतीक कौशिक। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का फिलोसॉफी की हमारी क्लासेस में। तो हम यहाँ पे अपना चैप्टर 1 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और चैप्टर 1 में हम यहाँ पे देख रहे थे कोर ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी। तो कोर ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो एक तो हमने यहाँ पे मेटाफिजिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था। एक हमने यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी जो है वो कंप्लीट किया था। फिर हम बात कर रहे थे एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा की। और मूल्य मीमांसा में भी दो पार्ट थे, एक तो एथिक्स और एक एस्थेटिक्स। ठीक है, तो ये एथिक्स हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, और वो था हमारा कौन सा? एस्थेटिक्स, जिसको हम बोल रहे थे सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्यता। ये हमारा यहाँ पे जो है डिस्कशन हमारा यहाँ पे बचा हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे एस्थेटिक्स। बहुत ही छोटा सा पार्ट है एस्थेटिक्स का। बहुत ही छोटा सा पार्ट है एस्थेटिक्स का, जिसे आज हम जो है हमारी इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह से जो है हमारा चैप्टर 1 जो है वो चैप्टर 1 भी हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे एस्थेटिक्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि एस्थेटिक्स क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपके साथ नोट शेयर कर लेता हूँ। ये तो अब हम यहाँ पे अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो था हमारा एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि ये जो सौंदर्य शास्त्र या जो एस्थेटिक्स है, इस एस्थेटिक्स में हम पढ़ते क्या है, हमें किस चीज़ के बारे में जानना है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो देखो, यहाँ पर बात आती है, ये जो एस्थेटिक्स आता है, ठीक है, उसमें ये चीज़ आती है कि जो ब्यूटी है, ठीक है, जो हमारा फाइन आर्ट होता है, जैसे कि कोई सिंगिंग करता है, ठीक है, कोई पेंटिंग करता है, ये जो आर्ट वाली चीज होती है। और जो ब्यूटी होती है, ठीक है ना, जो ब्यूटीनेस है वो नेचर में हो सकती है, किसी भी चीज का एक ब्यूटी होता है ना, उसका हम एक तरीके से क्या करते हैं, फिलोसॉफिकल स्टडी करते हैं। ठीक है, उसका क्या करते हैं, एक फिलोसॉफिकल स्टडी करते हैं कि वो जो ब्यूटी है वो एग्जिस्ट कहाँ करती है, क्या वो उस ऑब्जेक्ट में है ब्यूटी, या फिर किस तरीके से, क्या जो ब्यूटी हमें दिखाई दे रही है वो यूनिवर्सली एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। ठीक है, तो एक तरीके से उसका एक तरीके से फिलोसॉफिकल स्टडी हम करते हैं। जैसे हम मेटाफिजिक्स था, तो देखो मेटाफिजिक्स में हम क्या जान रहे थे, मेटाफिजिक्स में हम अस्तित्व के बारे में जान रहे थे, थ्योरी ऑफ रियलिटी की बात कर रहे थे कि वो जो है वो चीज़ है वो रियलिटी है, उसके बारे में बताओ। उसकी हम थ्योरीज के बारे में बात कर रहे थे। हमने एपिस्टेमोलॉजी, फिर हमने ज्ञान की चर्चा की कि जिस तरीके से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, सही है या नहीं है, उसमें क्या क्या एरर्स आ सकती हैं, उनको कैसे दूर करना है, उसके बारे में। फिर हमने एथिक्स पढ़ा। ठीक है, एथिक्स में हमने क्या देखा, क्या सही है क्या गलत, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे नए नियम बनाएंगे। अब ये जो सौंदर्य शास्त्र है, एस्थेटिक्स है, ये बात करता है आर्ट के बारे में। ठीक है, तो एकदम से ये थोड़ा बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन चीज क्या है कि जो ब्यूटी होती है, वो जो आर्ट होता है, उस आर्ट में हम एक तरीके से उसकी फिलोसॉफिकल स्टडी करते हैं। फिलोसॉफिकल स्टडी करने का मतलब क्या होता है बताओ? फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है? बेसिक, किसी चीज के मूल, उसके रहस्य को जान लेना, उस मूल तत्व को जान लेना ही क्या है उसका? फिलोसॉफी का एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है, कि कोई भी चीज हमें दिखाई दे रही है तो हम उसके पीछे उसके अस्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे रीजंस, उसके पीछे लॉ नियम, एक तरीके से उसका पूरा हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वही एक तरीके से क्या होती है, फिलोसॉफी होती है। अब यहाँ पे जो एस्थेटिक्स आते हैं, उस एस्थेटिक्स में क्या आता है, ब्यूटी आती है, आर्ट आता है। और धीरे धीरे जब हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको इसका जितना ब्रॉड इसका कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट भी आपको इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र में हम ब्यूटी और आर्ट का एक तरीके से फिलोसॉफिकल स्टडी करते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है ना, थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाया है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो देखो सबसे पहले क्या बोलता है, नोट्स का फॉर्मेट अगेन देखो सेम ही है, जो इंस्टीट्यूट का यहाँ पे जितना भी पैराग्राफ्स हैं वो मैंने सारे लिए हैं। और जो डिब्बा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो नीले नीले डिब्बे दिख रहे हैं, उसमें कमेंट्स ऑफ ट्विटर करके उसमें मैंने अपने कमेंट्स ऐड किए हुए हैं। तो सेम फॉर्मेट है नोट्स का, वो मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आता है एस्थेटिक्स। स्टार्ट करते हैं। एस्थेटिक्स इज अ ब्रॉडली डिफाइंड एज अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द कैरेक्टर ऑफ ब्यूटी इन नेचर एज वेल एज इन आर्ट। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इंस्टीट्यूट का क्या है कि इंस्टीट्यूट एक ही चीज को घुमा घुमा के, ठीक है ना, वो चीजों को लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक, अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसका मतलब समझाया था। अब इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, सेम उसी लाइन को घुमा घुमा के बार बार उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो उससे हमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग इसमें पढ़ने को मिल गया, चीज वही है, बस वो उसको अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप एक तरह से कंफ्यूज मत होना कि इसमें अलग 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 चीजें क्यों आ रही हैं। चीज एक ही है, जब हम इसको इसका निष्कर्ष कंक्लूजन देखेंगे तो आपको वही चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो एस्थेटिक्स इज अ ब्रॉडली डिफाइंड एज अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द कैरेक्टर ऑफ ब्यूटी इन नेचर एज वेल एज इन आर्ट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फिलोसॉफिकल इंक्वायरी करते हैं हम ब्यूटी का और उसके आर्ट का।
Aesthetics is the philosophical domain that investigate experiences of beauty and the appreciation of art। अब देखो वही चीज है, ठीक है, वही चीज है। अब इसको थोड़ा सा और इन्होंने घुमा के लिखा कि ये इन्वेस्टिगेट करता है क्या, एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी को एंड द अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट को। ठीक है, जो हम आर्ट का अप्रिसिएशन करते हैं उसमें इन्वेस्टिगेट करता है। अब कैसे क्या करता है उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेंगे। इट कैन बी नैरोली डिफाइंड एज द एग्जामिनेशन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो नैरोली मतलब इसको हम जितना कम से कम इसको डिफाइन कर सके, जितना नैरोली इसको डिफाइन कर सके, वो तो क्या हो जाएगा कि ब्यूटी का एग्जामिनेशन करना। ब्यूटी का एग्जामिनेशन करना, ब्यूटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती, कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्या यूनिवर्सली एग्जिस्ट करती है, क्या ब्यूटी हमारे दिमाग में ही है, वो सारी चीजें। ठीक है, और मोर ब्रॉडली एज एनकम्पासिंग द फिलोसॉफी ऑफ आर्ट। ठीक है, तो नैरोली डिफाइन करता है एग्जामिनेशन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में जांच पड़ताल करना, एग्जामिनेशन करना। और ब्रॉडली कहाँ पे करता है, फिलोसॉफी ऑफ आर्ट, एकदम उसकी फिलोसॉफी के बारे में जानना। ठीक है, तो ये इस तरीके से छोटे रूप में भी है और बड़े से बड़े रूप में भी क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, while the traditional emphasis was on the concept of beauty, the scope expanded in the 18th century include the sublime। sublime का मतलब होता है कि देखो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी तक इसको सीमित रखा, मतलब एक तरीके से हम इसको शॉर्ट वे में देख रहे थे, इसका एक छोटा पिक्चर देख रहे थे, जबकि इसने बोला कि 18th सेंचुरी के बाद इसका इसको बढ़ा और अब हम इसको यहीं पे सबलाइन में देखते हैं, मतलब इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो है अब हम एस्थेटिक्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो काफी सारी चीजें आई हैं। तो अब आपको इसमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को अब आपको यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिली कि इसमें फिलोसॉफिकल इंक्वायरी होती है ब्यूटी का, आर्ट का, इन्वेस्टिगेट एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी है, अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट है। तो आपको इसमें दो चीजें हर जगह पे हाईलाइट होती दिख रही होंगी, ब्यूटी और आर्ट। ब्यूटी, आर्ट, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंसेस, इस तरीके की चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल ऐसा है कि इसको सिर्फ आप पढ़ लो, आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के वैसे भी लगता नहीं है कोई कोई चीजें ये क्यों ऐसा मॉड्यूल बनाते हैं, लेकिन इनका ऐसा ही है। ठीक है, तो आपको इससे समझ में कुछ नहीं आएगा, बस आप इसको मतलब रीड कर लो, बस इससे ज्यादा क्या है। तो यहाँ पर एक एक चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, कि ब्यूटी क्या होती है, आर्ट क्या होती है, जिससे आपको पूरा चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम एस्थेटिक्स में वास्तव में हम पढ़ते क्या हैं। ठीक है, तो हम कुछ सब्जेक्ट्स का यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ विषयों का अध्ययन किया जाता है। थोड़ी हिंदी मैंने लिख दी है, आपके समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एस्थेटिक्स में हम बेसिकली किस किस चीज की स्टडी करते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ब्यूटी, सुंदरता की हमने बात कर ली ऊपर। ठीक है, यह भी बोल रहा था कि हम क्या करते हैं, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इन द कैरेक्टर ऑफ ब्यूटी इन नेचर एज वेल इन आर्ट, इन्वेस्टिगेट्स एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी। तो एक तरीके से ब्यूटी, ठीक है, हम इसका स्टडी करते हैं ब्यूटी का। ब्यूटी होती क्या है, तो देखो ब्यूटी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, अब वो चीज कुछ भी हो सकता है, कोई वो वस्तु हो सकती है, कोई दृश्य कुछ भी हो सकता है। जब हम उसे देखते हैं तो जब हम उसको देखने पर हमारे मन में जो कुछ हम एक तरीके से हम प्लीजिंग आता है ना, हम देख के एक तरीके से कहते हैं ना यार मैं शुरू हो गया। मैं एक जगह हम जंगल में गए थे, वहां पर जब मैंने जो सन राइज देखा ना, सुबह सुबह का मौसम, 5 बजे में उठा और जैसे सूरज उदय हो रहा था, मैं उस दृश्य को मतलब कह नहीं सकता। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो नेचर है उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको बता रहे हो लोगों के बारे में। तो ब्यूटी क्या होती है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो हमारे मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में एक आकर्षण उत्पन्न होता है, हमको एक सुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्यूटी, कि यार कितनी सुंदर चीज है। ठीक है, तो जैसे एक गाना आपने सुना होगा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया है ना, जी करे बस देखता रहूं देखता रहूं। तो ऐसे जो है बहुत सारे आपको जो गाने मिल जाएंगे, बहुत सारी कविताएं आपको मिल जाएंगी जो ब्यूटी को अप्रिसिएट करते हैं। ठीक है, ये चांद सा रोशन चेहरा है ना, जुल्फों का रंग सुन, ये क्या है, वो ब्यूटी को अप्रिसिएट करने का एक उनका ये माध्यम है। वो उसमें अब ये वो नेक्स्ट में आ जाएगा, वो कला में आ जाएगा। तो जब हम किसी भी ब्यूटी को देखते हैं, आपने कोई ब्यूटी देखी, कोई सुंदर चीज आपने देखी, तो अब आप क्या करोगे, उसको एक्सप्रेस करोगे। तो ये चाहे ये चीज क्या है, एक दूसरे से लिंक है। जैसे ही आप उस चीज को देखोगे ना, आपको एक्सप्रेस करने के लिए, उस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आर्ट चाहिए। उस थॉट को क्या चाहिए, देखने देखने आपने कोई ब्यूटी देखा, ठीक है ना, आपने कोई अच्छी सुंदर चीज देखी, अब आपको उसको एक्सप्रेस करने के लिए, लोगों को बताने के लिए आपको क्या चाहिए, अब आप आर्ट का उपयोग करते हो। अब वो आर्ट का उपयोग कैसे करते हो, तो आर्ट क्या है,
Art is a medium of human expression where emotions and ideas are showing through painting, music, dance, etc. तो जब एक तरीके से आप समझो कि जब आप कोई ब्यूटी देखते हो नेचर में, उस ब्यूटी को आप लोगों को बताने के लिए, उस उन चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, जो आपने महसूस किया उसको लोगों को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक तरीके से क्या करते हो आप यहाँ पर आर्ट का यूज करते हो। तो लोग क्या करते हैं, शायरिया करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे मैंने आपको एक गाना सुनाए। ठीक है, तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, फिर आर्ट का यूज़ करते हैं, वो शायरियाँ लिखेंगे, ठीक है? वो कविताएँ लिखेंगे, वो गाने लिखेंगे, पेंटिंग्स बनाएँगे, लोग म्यूज़िक्स है, डांस करते हैं लोग, ठीक है? तो वो एक तरीके से उस ब्यूटी को आप तक पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, कला का उपयोग करते हैं, जिसमें संगीत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आर्ट हो गया, वो उसका क्या हो जाएगा, आर्ट हो गया। उस ब्यूटी को आपको एक्सप्रेस करने के लिए, उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम कला का जो है वो सहारा लेते हैं। ये एस्थेटिक्स, अब ये 2 चीज़ों की इन्होंने बात की थी, ब्यूटी और आर्ट की, लेकिन इसका स्कोप ब्रॉड है। इसमें हम एस्थेटिक्स में टेस्ट को भी लेते हैं। टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है ना? अब वो चीज़ खाने की हो सकती है, मतलब एक तरीके से हमारे जो सेंसेस हैं ना, उन सेंसेस से हम अपना टेस्ट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है? आप ये मत सोचना कि टेस्ट का मतलब सिर्फ खाने वाली चीज़ों में ही टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। टेस्ट रुचि का मतलब होता है कि जब हम कोई भी हमारे जो सेंसेस ऑर्गन, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, उनका उपयोग करके जब हम कोई अपना एक नेचर डेवलप करते हैं। जैसे किसी को हॉरर मूवी देखना पसंद है, तो ये उसका टेस्ट हो गया। किसी को जो है रोमांटिक मूवी देखना पसंद है, तो वो उसका टेस्ट हो गया। ठीक है? तो ये इसको सिर्फ खाने से ही मत जोड़ना। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट वी फाइंड अपीलिंग और नॉट, क्या चीज हमें अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही है। ठीक है, तो वो उसको टेस्ट, तो ये किसी भी एरिया में आपके हो सकती है। तो जो हमारे सेंसेस से हम यहाँ पे क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसको हम देख के पता लगाते हैं कि यार मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो इसमें आपके कपड़े भी आ सकते हैं कि किसी को किस तरीके के कपड़ा पहनना पसंद है, क्योंकि कपड़े पहनकर भी हम एक तरीके से लगता है ना यार, हम एक तरीके से सुख की अनुभूति करते हैं। हम कपड़े पहनते हैं तो वो हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो बहुत सी बार आपने कुछ ऐसे कपड़े पहन लिया की आदत नहीं, आप कहता है मेरे को ये पहनने का, मैं ऐसे कपड़े पहनता ही नहीं, मेरे को ये इसमें कंफर्टेबल नहीं लगता। अब बोलो ना, मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता ऐसे कपड़े में मैं पहनता हूँ। तो ये वही चीज की बात आ रही है, ये वही टेस्ट की बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो वो टेस्ट किसी भी फील्ड में आपका हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एक हम एस्थेटिक्स में एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये जो ब्यूटी है ये एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे हमने कोई चीज देखी, वो एक्सपीरियंस भी कर लिया हमने, तो हमने ब्यूटी भी देखी और उसको एक्सपीरियंस भी कर लिया। ठीक है, द फीलिंग्स भी एक्सपीरियंस व्हेन वी काउंटर ब्यूटी एंड आर्ट, जब हम कोई आर्ट देखते हैं, आप कोई म्यूजिक सुनते हो, जैसे आप जगजीत सिंह की कोई गजल सुन रहे हो, अब आपको कितना अच्छा लग रहा है कि यार वाह, सैटरडे नाइट्स मजे आ गए। ठीक है, तो आप कोई ब्यूटी एनकाउंटर कर रहे हो, कोई आर्ट देख रहे हो, आपने कोई पेंटिंग देख ली, ठीक है ना? कोई पेंटिंग आपने देख लिया, आपको बोलते हैं यार कितनी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। आपने कोई डांस देख लिया, ठीक है, तो आप देखते हो यार कितना अच्छा डांस है, कितना अच्छा म्यूजिक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारे फीलिंग्स है ना, जिनको हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो फीलिंग्स यहाँ पे क्या आ रही है, बात आ रही है हमारे अंदर जो फीलिंग्स जब हम जो आती हैं, जब हम क्या देखते हैं, कोई ब्यूटी देखते हैं, कोई आर्ट देखते हैं, तो यहाँ पे उन एक्सपीरियंस की बात है। तो हम उन एक्सपीरियंस की भी यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से स्टडी करते हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिएटिविटी की भी हम बात करते हैं, एस्थेटिक्स में क्रिएटिविटी की भी बात होती है। ठीक है, क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू क्रिएट और एक्सप्रेस समथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। ठीक है, तो हम जब कोई चीज कहते हैं, उस कहने का एक नया तरीका, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से क्रिएटिविटी है। जैसे अब आप देखोगे, आपने म्यूजिक को यदि देखा हो, तो जैसे हम देखते हैं 90s का म्यूजिक, चलो और पीछे 70s का म्यूजिक देखो, फिर 80s का म्यूजिक, फिर 90s का म्यूजिक, और फिर आज के टाइम के म्यूजिक देखो। ठीक है, तो आपको उसमें चीज वही है, लोग एक तरीके से अपने थॉट्स ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, म्यूजिक क्या है, म्यूजिक भी वही चीज है कि हम जो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। जो चीज हमने एक्सपीरियंस की, जो चीज हमने अनुभव की, हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, वही तो क्या है, एक तरीके से वो आर्ट है, वही म्यूजिक है। तो वो चीज वही कही जा रही है, लेकिन उसका कहने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे अभी रैपिंग कल्चर हो गया, ठीक है ना, लोग रैप करके ऐसे बताते हैं, ठीक है, कि उनके जीवन में कितना दुख है, उन्होंने मतलब वो कैसे क्या चीज उन्होंने झेली, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो वो उसमें क्रिएटिविटी लेके आए कि चलो अब रैप करके इसको दिखाते हैं। ठीक है, जो जैसे पहले के कवि होते थे, तो पहले के कवि कविताएं लिखते थे, ठीक है, तो कविताओं में भी अलग अलग तरीके के छंद बना दिए, कोई दोहा बना दिया, है ना? तो उस तरीके से ये क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है कि जो हम चीज कहने जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम किस तरीके से, नए तरीके से कहें। ठीक है ना, नए तरीके से कहें, तो उसे हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। ठीक है, इसकी हर जगह पे बात होती रहती है। ठीक है,
आप पढ़ते हो तो पढ़ने में आप बहुत सारी क्रिएटिविटी करते हो, है ना? आपने जैसे कोई चीज़ पढ़ ली तो फिर आप उसके नोट्स बनाने लगते हो, कोई चार्ट आपने बना दिया, तो एक तरीके से क्रिएटिविटी है। आप किसी तरीके को, किसी भी चीज़ को नए तरीके से, ओरिजिनल तरीके से कहना चाह रहे हो, तो वो एक तरीके से क्रिएटिविटी में आता है। तो यहाँ पर जो है हम इन चीज़ों का यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो एस्थेटिक्स में हम ब्यूटी की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, एक्सपीरियंसेस और क्रिएटिविटी की बात करते हैं। तो जब ये एक दूसरे से बहुत मतलब एक तरीके से क्या है, जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अलग-अलग चीज़ नहीं है। इन सब चीज़ों को यदि आप देखोगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ जुड़ी हुई मिलेंगी। ये अलग-अलग चीज़ नहीं है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो ठीक है, उसके लिए हमने इसको अलग-अलग क्या कर दिया, भागों में बाँट दिया। ठीक है? चलिए, तो अब आपको समझ में आया कि एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र में हम एक तरीके से क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पर फिलॉसफी क्या करने वाले हैं, फिलॉसॉफिकल स्टडी करने वाले हैं ब्यूटी एंड आर्ट का। यही क्या होता है हमारा सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स। ठीक है? चलिए। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल आपके यहाँ पे लिए हैं इंस्टीट्यूट ने, ठीक है? तो यहाँ पे बात आती है द एप्लीकेशन ऑफ एस्थेटिक्स इन द अकाउंटेंसी प्रोफेशन कैन इंक्लूड अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और एन ऑडिट रिपोर्ट इन अ मैनर दैट इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम एप्लीकेशन करेंगे एस्थेटिक्स का, जिसमें अपने अपने अकाउंटेंसी प्रोफेशन में, तो उसमें हम किस जगह यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे इसको, तो बोल रहा है कि हम इसमें यूज करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में यूज करेंगे, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट को बनाने में यूज करेंगे, ताकि वो क्या हो जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो और उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। लेकिन सर इसको समझाओ तो सही, कैसे होगा? तो आपके इंस्टीट्यूट ने तो बस इतना लिख के छोड़ दिया। तो इसको मैंने आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड किए हैं। आप याद करो कि हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो यदि आपने हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखे हो, मतलब जैसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते थे ऐसे करके, ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डेबिट साइड और ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड, ऐसे करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते थे। आपकी बैलेंस शीट कैसे बनती थी? बैलेंस शीट में ये तो आपकी असेट साइड, ये आपकी लाइबिलिटी साइड। आज भी यदि आप पार्टनरशिप वगैरह के अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, तो उसमें जैसे 11th-12th में आपने देखा होगा, तो वो इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है, वर्टिकल। अब लेकिन आप देखोगे शेड्यूल थर्ड, कंपनी एक्ट का शेड्यूल थर्ड, वो क्या कहता है, वर्टिकल बनाओ, तो उसमें कैसे तरीके से बनते हैं, ऐसे, तो यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट, इस तरीके से वो चीजें आपकी चलने लग जाती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हॉरिजेंटल और वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप देखोगे, तो आपको इसका यहाँ पे प्रॉपर मतलब समझ में आएगा कि एस्थेटिक्स का कितना बड़ा रोल है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। ठीक है, क्योंकि जैसे ही जब आप किसी बड़ी कंपनी का यहाँ पर, जिसका 2-3 हजार करोड़ का टर्नओवर है, उसमें आप हॉरिजॉन्टल विधि से यदि आप अपने बुक्स अकाउंट बनाओगे ना, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन बहुत चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, फिर उसमें भी कैसे डेटा कहाँ पे हमको दिखाना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो सब एस्थेटिक्स में ही आता है, वो सब एस्थेटिक्स में ही आता है। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना, तो देखो ऑडिट रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना इस तरीके से कि जो उसके एंड यूजर्स हैं उनको चीज समझ में आए, ठीक है, तो वो चीज भी एस्थेटिक्स में आएगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे अभी देखोगे अपने आर्टिकलशिप वगैरह में, जब इनकम टैक्स का कोई लिटिगेशन या जीएसटी का लिटिगेशन चलता है, तो उस लिटिगेशन का हम रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करते हैं, उसमें भी बहुत इस तरह की यूज होता है कि किस तरीके से हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, सामने वाले को। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चीज आती है। तो एक तरीके से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की जहाँ पे बात आती है, कोई रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, किसी को मेल हम लिखते हैं, उसमें भी एस्थेटिक्स हम यूज कर सकते हैं। तो वो एस्थेटिक्स यहाँ पे जो ब्यूटी है, क्योंकि एक तरीके से क्या है, ये सारा का सारा क्या है बताओ, एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक्सप्रेस ही तो करना चाह रहे हैं, हम डेटा के थ्रू एक कंपनी का यहाँ पे सब कुछ बताना चाह रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में, कंपनी कैसे काम कर रही है। हम बस यहाँ पे उसको कंपनी का हाल बताने के लिए, कंपनी का हालचाल बता रहे हैं, कैसे, नंबर्स के थ्रू, बस। तो उस नंबर्स के थ्रू जब कंपनी का हम हालचाल बता रहे हैं, तो हम उसमें भी एस्थेटिक्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो समझ में आए, लोगों को अच्छे से समझ में आए, एंड यूजर्स को समझ में आए, और वो वाइजली क्या ले पाए, अपने डिसीजंस ले पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चार्टेड अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी प्रोफेशन में भी एस्थेटिक्स का जो है बहुत यूज होता है। तो जितना भी हम डेटा प्रेजेंटेशन पे जितना भी चीज करते हैं ना, वो एक तरीके से आप सोचिए कि वो आपका एस्थेटिक्स ही माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया एक एस्थेटिक्स के बारे में, बेसिक चीज की, एस्थेटिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिलोसॉफिकल स्टडी करते हैं, ठीक है, किसका, ब्यूटी एंड आर्ट का। और इसमें हम क्या करते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, या फिर ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, कोई मेल ड्राफ्ट करना है, कोई रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करना है, उस सब जगह पे जो हम एस्थेटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है इंडियन एस्थेटिक्स और आपका
वेस्टर्न एस्थेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एस्थेटिक्स की बात होगी, इंडियन एस्थेटिक्स की बात होगी और फिर हम बात करेंगे वेस्टर्न एस्थेटिक्स की बात करेंगे। तो देखिए, चलिए तो अब हम यहाँ पर इंडियन एस्थेटिक्स की बात करते हैं। इंडियन एस्थेटिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं उसको यहाँ पर रीड करते हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट टेक्स्ट सच एज द वेदास, उपनिषदास एंड पुराणास। ऐसे बोलोगे क्या इनको? मैंने आपको बताया था कि ये इनको लिखते हैं वेदास उपनिषद नहीं, इनको आप बोलोगे वेद। ठीक है ना, पुराण उपनिषद ऐसे, इनको नहीं तो योगा नहीं योग। ठीक है, तो इसको पुराणास वेदास ऐसे नहीं बोलते इनको। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? वेद उपनिषद पुराण ऐसे बोला करो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट टेक्स्ट सच एज वेद उपनिषद पुराण। ये बोल रहा है कि जो इंडियन एस्थेटिक्स का जो डेवलपमेंट होता है, यानी भारतीय सौंदर्य शास्त्र का जो डेवलपमेंट होता है। अब देखो, भारतीय सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स का, तो अब जहां जहां एस्थेटिक्स आएगा वहां आपको याद रखना है कि आप एक, ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे एस्थेटिक्स याद रखोगे तो आपको ब्यूटी, आर्ट, टेस्ट, एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें आपको एक तरीके से कल्चरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज, किसी भी सभ्यता का हम कहें, ठीक है, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, वो एक तरीके से आप एस्थेटिक्स मान सकते हो। अब इसमें सारी चीजें आएंगी, पहनावा कैसा है, सारी चीजें ए टू जेड उसमें एस्थेटिक्स में आती है, तो उसका बहुत ब्रॉड कंसेप्ट भी रहता है। ठीक है ना, ऊपर हमने सबलाइन की बात की थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जब हम इंडियन एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो इंडियन एस्थेटिक्स का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? तो वो होता है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में हमको मिलता है। उन एंशिएंट टेक्स्ट में जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, वहाँ वो इनका क्या है, एक तरीके से वेस्ट थॉट है। वहां से हमें पता चलता है कि ये भारतीय सौंदर्य शास्त्र क्या है, हमारे एंशिएंट टाइम में किस तरीके से जो है वो लोग क्या चीज देखते थे, क्या करते थे, वो सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से मिलती हैं। ठीक है, तो वहां से हमें इंडियन एस्थेटिक्स का हमें ट्रेस मिलता है। चलिए, these texts contain discussion on the nature of beauty, art, aesthetics, as well as on the relationship between art and spirituality। तो एक तरीके से क्या करता है, बोल रहा है कि जितने भी ये हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, ये किसके बारे में डिस्कशन करता है? कि नेचर ऑफ ब्यूटी के बारे में, आर्ट के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में, और यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट और स्पिरिचुअलिटी के में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी यहाँ पे जो क्या करता है, ये डिस्कशन करता है। ठीक है, आगे बोलता है इंडियन एस्थेटिक्स वुवन फ्रॉम एंशिएंट फिलोसॉफीज, डाइवर्स आर्ट फॉर्म एंड स्पिरिचुअल इंसाइट ऑफर अ यूनिक लेंस थ्रू विच टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ पे क्या है बताओ, एक यूनिक लेंस हमें ये प्रोवाइड करती हैं, जो भी हमारी एंशिएंट फिलोसॉफीज हैं, इनसे हमें एक यूनिक लेंस मिलता है, ताकि जिससे हम क्या करते हैं, इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। एक नया थॉट हमें देखने को मिलता है, एक नया चश्मा हमें मिला है। ये आंखें तो हैं ही, लेकिन हमें देखने का एक नजरिया मिलता है कि हम किस तरीके से इस पूरे विश्व को देख सकते हैं, वो भी हमें इससे प्राप्त होता है। It transcends mere beauty to a realm of sensory engagement, symbolism and the pursuit of higher realities। बोलता है कि ब्यूटी तो है ही, ये आगे यहाँ पर क्या करता है कि सिंबलिज्म की बात करता है, सेंसरी एंगेजमेंट, सिंबलिज्म के थ्रू एंड हायर रियलिटीज के बारे में क्या करता है, एक तरीके से बात करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी चीजें लिखी, लेकिन कुछ समझ में, मतलब ठीक है ये चीज समझ में आ रही है, कुछ एग्जाम्पल्स कुछ भी ये नहीं देते हैं। ठीक है ना, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से एक चीज उठाते हैं, एक एक लाइन, और वो यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दी है। ठीक है, इस समझाने के लिए। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो इंडियन एस्थेटिक्स के बारे में देखो, सीधी सी बात है, क्या कर रहा है, इंडियन एस्थेटिक्स के बारे में ये बोल रहा है कि जो इंडियन एस्थेटिक्स का डेवलपमेंट है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें मिलता है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से, वेद, उपनिषद और पुराण से मिलता है। वो वहां पे हमें क्या करते हैं, डिस्कशन मिलता है इन टेक्स्ट में, किसका, नेचर ऑफ ब्यूटी क्या है, आर्ट के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में, और आर्ट और स्पिरिचुअलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी डिस्कशन इन टेक्स्ट में हमें मिलता है। हमें एक नया नजरिया भी प्राप्त होता है, ताकि हम, जिससे हम इस वर्ल्ड को देख सकते हैं। और सिम्बोलिज्म के थ्रू ये हायर रियलिटीज के बारे में भी ये बात करता है, जैसे कि आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, इस चीज के बारे में बात करता है, जो वेस्टर्न फिलोसॉफीज वगैरह नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसको, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ कि इसमें कैसे कैसे थोड़ा सा डिस्कशन। अब इसमें थोड़ा सा अपन डिस्कशन करेंगे कि वेद, उपनिषद, पुराण से कैसे आप इसमें पता लगाओगे एस्थेटिक्स के बारे में। ठीक है, एस्थेटिक्स के बारे में हमें क्या देखा था, ब्यूटी, आर्ट, ये सारी चीजें हैं, तो कैसे हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे वेद हैं, ठीक है ना, ये जो हमारे वेद हैं, ये एक तरीके से, मैंने आपको याद करो बेसिक जब हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली थी बेसिक में, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इंडियन फिलोसॉफीज हैं, उन इंडियन फिलोसॉफीज का बेस क्या है। ठीक है ना, उन सबका बेस है वेद।
ठीक है ना, इसलिए हमने आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की वहां पे बात की थी कि जो जिनका स्रोत वेद है वो एक तरीके से आस्तिक दर्शन माने जाते हैं। ठीक है, और जिनका स्रोत वेद नहीं है, जो वेद को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक दर्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेद जो है ये भारतीय दर्शन की क्या है, आधारशिला है। ये भारतीय दर्शन की क्या है, आधारशिला है। यहाँ से इनका सबका क्या है, उद्गम है। ठीक है, अब जब हम ये वेद जो है यहाँ देखते हैं तो इन वेदों में आपको एक तरीके से सारी चीजें मिलती हैं। सारी चीजों का मतलब क्या है, तो हमारी इंडियन फिलोसफी, लास्ट क्लास में याद करो हमने कुछ चीजें देखी थी, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, याद करो। इस तरीके से हमने यहाँ पे पुरुषार्थ की हमने बात की थी। तो वेदों में क्या है, इन चारों चीजों को आप कैसे प्राप्त करोगे, इन सबका बेसिक थॉट वेद से ही आता है। ठीक है, ये वेद से ही आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम वेदों को देखते हैं तो वेदों में जितने भी आपको मंत्र दिखेंगे, ऋचाएं दिखेंगी, वो एक तरीके से क्या है, वहां पर आपको छंदबद्ध दिखेंगी। ठीक है, छंदबद्ध दिखेंगी आपको। वहां पर संगीत, जैसे साम वेद है तो वहां से आपको संगीत का बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिलता है। तो एक तरीके से जब मंत्र हैं वो छंदबद्ध हैं, इसलिए उनको यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको एक संगीत लय के रूप में उनको हम उन मंत्र को बोलते भी हैं। हर एक मंत्र का एक अलग तरीके से लय होता है। ठीक है, उनकी संगीतात्मक स्वरूप है, जैसे हम गायत्री मंत्र वगैरह भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि वेद जो है वो एक तरीके से पूरे भारतीय दर्शन की आधारशिला है। ठीक है, तो इससे आप चारों पुरुषार्थों को कैसे यहाँ पे प्राप्त किया जाए, इसके लिए वेदों से ही यहाँ पे सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट जो है हमारे निकलते हैं, इनको हम यहीं से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, एक बात आती है कि सर उपनिषद क्या है। उपनिषद क्या है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो वेद है, वेद एक तरीके से उन वेदों को चार पार्ट में आप डिवाइड कर दो। कितने में, चार पार्ट में डिवाइड कर दो। आप इसको ऐसे समझ लो, तो इसमें एक चीज तो होती है संहिता, एक होते हैं ब्राह्मण, वो मतलब कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं, वो वाली ब्राह्मणी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग चीज है। ठीक है ना, ब्राह्मण। एक होते हैं संहिता, एक होते हैं ब्राह्मण, एक होते हैं आरण्यक, और एक होते हैं उपनिषद। उपनिषद, अब इनको आप शॉर्ट में कैसे समझोगे, ये जो चार पुरुषार्थ है ना, इन चार पुरुषार्थों से आप इसको समझ सकते हो। जैसे संहिता को आप समझ लो कि ये धर्म है। ठीक है, ब्रह्म इसको आप समझोगे तो ये अर्थ है। आरण्य की बात करोगे तो ये काम है, और उपनिषद क्या है, एक तरीके से मोक्ष है। मोक्ष है। तो इन संहिता में क्या है, प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं देवताओं की। ठीक है ना, ब्राह्मण में क्या है कि कर्मकांड, जितना भी कर्मकांड से रिलेटेड चीजें आएंगी, जैसा कि हमने एक पूर्व मीमांसा की हमने बात की थी दर्शन में। ठीक है ना, तो एक तरीके से जितने भी कर्मकांड विषय चीजें हो गई, वो सारे ब्राह्मण्स में आपको मिल जाएंगी। फिर आरण्यक में, मतलब आपको इससे थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आरण्यक मिल जाएगा। अभी उपनिषद नहीं आए, तो एक तरीके से बीच का सेतु है। ठीक है, उपनिषद मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको आरण्यक मिल जाएंगे। आरण्यक का मतलब जो जंगल एक तरीके से जाना होता है, एक तरीके से अरण्यक जंगल को बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से यहाँ का एक ब्रिज मान लो आप। और उसके बाद यहाँ पर सीधा आता है उपनिषद। उपनिषद एक तरीके से वह वेदों के वह मंत्र जिनका कर्मों में विनियोग नहीं है, मतलब यहाँ पे प्योर नॉलेज है। ये एक तरीके से प्योर नॉलेज की हम बात करते हैं, तो वो एक तरीके से क्या है, उपनिषद है। मतलब जो ब्रह्म विद्या आपको लेनी है, जो आपको प्योर नॉलेज प्राप्त करनी है, ठीक है ना, ब्रह्म के बारे में, वो सारी की सारी उपनिषदों से ही मिलती है। कहाँ से मिलती है, वो उपनिषदों से ही मिलती है। ठीक है, और इसलिए हमने आपको, मैंने एक चीज बताई था, वेदांत दर्शन है हमारा एक, आस्तिक दर्शन में वेदांत दर्शन है। तो हमारे यहाँ पर मैं आपको एक चीज और इसमें बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक चीज चलती है जिसको हम बोलते हैं त्रयी। क्या बोलते हैं, त्रयी। ये त्रयी क्या होती है, इसको और एक चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। क्या बोलते हैं, प्रस्थान त्रयी। इस प्रस्थान त्रयी में तीन चीजें होती हैं। एक तो होते हैं स्रोत प्रस्थान, एक होते हैं स्मार्त प्रस्थान, और एक होता है इसका दार्शनिक रूप। तो जो जितने भी आपके स्रोत प्रस्थान है, उसमें सारे की सारी आपकी उपनिषदें आती हैं। जो आपका स्मार्त प्रस्थान है उसमें आपकी भगवत गीता आती है। और जो आपका दार्शनिक स्वरूप है उसमें एक ब्रह्म सूत्र आता है जो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा है, जिसे हम वेदांत कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से तीनों चीजें मिलकर त्रयी बनती है। इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। इन तीनों का अध्ययन किया जाता है, इन तीनों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उपनिषद क्या है, उपनिषद वेदों का ही पार्ट है। ठीक है, वेदों का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये वेदों का दार्शनिक भाग है। ठीक है, ये वेदों का क्या है, दार्शनिक भाग है। यहाँ पे आपको प्योर नॉलेज इसमें मिलती है, उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं तो ये वेदों का क्या है, एक तरीके से दार्शनिक भाग है। यहाँ पे आपको जो आपकी आत्म विद्या है या फिर ब्रह्म विद्या, वो आपको यहाँ पर मिलती है। ब्रह्म की अनुभूति कैसे हो, तो देखो अब यहाँ पे हम एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं, याद करो। तो वेदों में आपको, जैसे हम मैंने आपको बताया कि आपको इसमें सारी चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब एक तरीके से आपने यहाँ पे सारी चीजें क्या कर ली,
प्राप्त करने के लिए वेद आपको बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो आधारशिला है वेद। उपनिषद क्या है? उपनिषद में उस ब्रह्म की अनुभूति कैसे हो, तो जैसे हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, हम आर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको समझाया गया है कि उसको कैसा है, उसको कैसे समझोगे आप, तो उस ब्रह्म की अनुभूति कैसे होगी। तो जैसे तैत्तरीय उपनिषद है, तो तैत्तरीय उपनिषद में आता है रसो वैसा। रसो वैसा मतलब कि वह जो परमात्मा है वह कैसा है, वह रस रूप है। ठीक है, अब इसका डिटेल में क्या है तो वो आप तैत्तरीय उपनिषद पढ़ लेना। ठीक है, और यदि आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपने चैनल पे, तो वो वहां से आप इसको रीड कर लेना। तो एक तरीके से आप देखो कि उपनिषद में भी क्या बताया जा रहा है, उस चीज को एक आर्ट फॉर्म के थ्रू बताया जा रहा है। ठीक है, वहां पर वो आपको बता रहे हैं कि कैसे आप उसको एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, उसकी चीज बताई जा रही है कि उसकी अनुभूति आप कैसे करोगे, तो वो उपनिषद वाला यहाँ पे जो है पार्ट आ जाता है। अच्छा, फिर आते हैं पुराण। पुराण इससे अलग चीज है। ठीक है, उपनिषद तो वेद का ही पार्ट है। पुराण क्या है? पुराण में एक तरीके से वेदों को ही समझाया गया है। अब वेद इतने जटिल हैं कि वेदों को हर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, वेदों को हर कोई नहीं समझ सकता, इसको पढ़ना बहुत क्लिष्टता की बात है, आपको व्याकरण पढ़नी पड़ती है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको जो है वो वेद समझ में आते हैं। तो इन चीजों को, वेदों में जो चीजें हैं, जो जटिलताएं हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाए, सब लोगों के समझ में आए, तो उनको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो वेद व्यास जी थे उनने उनको पुराणों में क्या कर दिया, बदल दिया। अब इन पुराणों में क्या है, आप कोई भी पुराण पढ़ोगे, भागवत पुराण पढ़ोगे, कोई भी पुराण आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपको कथाएं मिलेंगी। पुराणों में जैसे आप पुराण पढ़ोगे ना, वहां पे आपको कथाओं से ही शुरू होता है वो। ठीक है, तो उनमें कथा, कला और सिंबलिज्म बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। वहां पर कोई भी कथा समझानी है तो आपको सिंबलिज्म बहुत मिलेगा, वहां पे आपको प्रतीकात्मक चीज बहुत ज्यादा मिलेंगी, उसके माध्यम से आप उस सत्य को जानोगे। चीज वही है जो वेदों में लिखा हुआ है, उन्हीं चीजों को समझाया गया है, लेकिन पुराणों में मेथड बदल गया। ठीक है ना, वहां पर कथा के रूप में बताएंगे। जैसे अब देवता और असुर हैं, तो वहां पर चीजें कैसे कि समुद्र मंथन के थ्रू बता दी कि वो आपस में एक तरीके से लड़ने लग गए, वो समुद्र मंथन हुआ, फिर उसमें से एक विष निकला, तो वो क्या है, एक सिंबलिज्म के थ्रू, कहानियों के थ्रू, कथाओं के थ्रू वो उन चीजों को क्या करते हैं, जटिलताओं को समझाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पुराणों में एक चीज मिलेगी कि पुराणों में पढ़ते हो कि चंद्रमा है, अब चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। ठीक है, आपको हंसी आएगी कि यार ये क्या चीज बता दी, तो वास्तव में एस्ट्रोनॉमी है, तो एस्ट्रोनॉमी को वहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि चंद्रमा है और 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 नक्षत्र को उसने पत्नी बना दिया और चंद्रमा बता, तो इस तरीके से वो कथाओं के माध्यम से उन चीजों को समझाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वह पुराण है। तो इनमें भी आपको क्या मिलता है, एक तरीके से पूरा एस्थेटिक्स, जो भारतीय एस्थेटिक्स है, इंडियन एस्थेटिक्स है, वो आपको इन तीन चीजों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वेद तो क्या है, आधारशिला है ही। उपनिषद जो है वो वेद का ही दार्शनिक भाग है। और पुराण है जिसमें कथा, कला, सिंबलिज्म जो है आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। सिंबलिज्म के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज जो है वो पुराणों के माध्यम से समझाई जाती है। एंड जो सबका एक ही है, अंतिम मुद्दे सबका एक ही है, और वो है सत्य को जानना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने इंडियन एस्थेटिक्स की बात की। तो देखो, इंडियन एस्थेटिक्स का जो यहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ से मिलता है, हमें एंशिएंट टेक्स्ट जो है हमारे वेद, उपनिषद, पुराण के थ्रू यहाँ पे हमें मिलता है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल्स दिया हुआ है। की पिलर्स ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स एज एप्लीकेबल टू द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी इंक्लूड मेनली धर्म एंड कर्म। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये वही चीज उन्होंने ले लिया कि इंडियन एस्थेटिक्स से जो है हम क्या चीजें आती है, मेनली मेनली एक तो धर्म, जो हम अपने अकाउंटेंसी फील्ड में यहाँ पे जो इंक्लूड करते हैं, तो वो एक तो धर्म आता है आपका। ठीक है, और एक आपका कर्म आता है, एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक धर्मा, ठीक है ना, राइटनेसनेस एंड कर्मा कंसिस्ट ऑफ जो आपके एक्शंस हैं, परमिएट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। तो जो भी एक तरीके से आपके धर्म और कर्म है, वो आपके यहाँ पे क्या आएंगे, अकाउंटेंसी प्रोफेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, आर्ट ऑफन सर्व एज अ व्हीकल फॉर मोरल मैसेज प्रमोटिंग वैल्यू लाइक कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड बैलेंस। तो देखो, बोल रहा है आर्ट जो है ना, वो एक व्हीकल है मोरल मैसेज को कन्वे करने का, और बात ठीक भी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कोई भी थॉट एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए आपको आर्ट ही यूज में, आपने कोई ब्यूटी देखा तो आप उसके लिए आर्ट ही यूज करते हो, चाहे वो पोइट्री हो, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी मेथड होगा, लेकिन उसमें आर्ट आएगी ही आएगी। ठीक है, जैसे आप कभी कोई आजकल बहुत चल रहा है, पूरे विश्व में एक स्थिति बनी हुई है, तो वहां पर हर जगह पे क्या वो चल रहा है, लोग रैलियां निकाल रहे हैं। ठीक है ना, जैसे अभी नेपाल में हुआ, अभी भारत में भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी रैलियों में लोग क्या करते हैं कि वो एक बोर्ड ले लेते हैं, बोर्ड पे कुछ लिख लेते हैं, ठीक है ना, और वो लिख के फिर उसको चलाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो भी एक आर्ट है, वो एक मैसेज को कन्वे करने का एक उन्होंने क्या निकाल दिया, मेथड निकाल दिया, तो वो भी आर्ट की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है,
आपको अपना मैसेज जो है वो क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो वो उसके लिए आप क्या करते हो, यूज करते हो। बहुत से लोग जो है जैसे कोई व्यक्ति है, वो बेचारा जो है पॉलिटिक्स से बहुत परेशान हो गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो लोग उसमें कविताएं लिख देते हैं, लोग गजल लिख देते हैं। ठीक है ना, मतलब कैसी भी तरीके से पोइट्री आर्ट फॉर्म का यूज करके वो अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये वो यहाँ पे जो है बात हो रही है। अकाउंटेंसी फील्ड में धर्म और कर्म आपके यहाँ पे यूज आएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक तरीके से यहाँ पे हमने जो है पूरा इंडियन एस्थेटिक्स जो है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है वेस्टर्न एस्थेटिक्स। अब वेस्टर्न एस्थेटिक्स में क्या बोलते हैं, देखते हैं। वेस्टर्न एस्थेटिक्स अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी एग्जामिनिंग ब्यूटी आर्ट एंड टेस्ट। अब देखो, ऊपर उसने टेस्ट की बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर इसने टेस्ट की बात कर ली। तो मैंने यहाँ पे आपको जो ऊपर चीज बताई थी ना, ये मैंने आपको एक तरीके से सारी चीज बता दी। हम इसमें ब्यूटी भी देखते हैं, आर्ट भी देखते हैं, टेस्ट की भी बात करते हैं, एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, और क्रिएटिविटी भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पांचों चीजें हैं ये एस्थेटिक्स में हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो टेस्ट यहाँ पे ये इसने ऐड कर दिया एक एक वर्ड। ये इंस्टीट्यूट का कमाल है, एक एक चीज ऐड करते हैं। एक साथ पहले इस चीज को समझा के आगे नहीं बढ़ते, कहीं पे भी एक रैंडम चीज यूज कर देंगे। ठीक है, अब यदि आपको लगेगा कि केवल ब्यूटी और आर्ट आ रहा है, तो आप वेस्टर्न एस्थेटिक्स में आओगे तो आप एक टेस्ट वर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए, तो वेस्टर्न एस्थेटिक्स अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी एग्जामिनिंग ब्यूटी आर्ट एंड टेस्ट विद इन वेस्टर्न कल्चर ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू एंशिएंट ग्रीस। ठीक है, तो जितनी भी वो सीधी सी वाली वेस्टर्न फिलोसॉफीज की हम बात कर रहे हैं, तो वो ग्रीस से ही चलती है। ठीक है, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि हमें इसके जो ट्रेसेस कहाँ मिलते हैं, एंशिएंट ग्रीस से मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बस ये एक लाइन ही यहाँ पे इन्होंने दी है, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, चलिए, तो एक तरीके से वेस्टर्न एस्थेटिक्स जो है उसमें भी हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं ब्यूटी आर्ट टेस्ट को, किसमें, विद इन वेस्टर्न कल्चर्स में। वो तो सीधी सी बात है, जब हम इंडियन एस्थेटिक्स की बात करें तो हम इंडियन कल्चर्स के हिसाब से बात करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की मैंने बात की, तो वहां से आप एस्थेटिक्स का दिमाग लगाइए कि एस्थेटिक्स कितनी वर्ल्ड चीज है, कि आप एक तरीके से कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है वो चीज। वो क्या चीज है, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसमें सारी चीज आएंगी, आपकी आपकी भाषा, आपका पहनावा, ठीक है ना, आपका व्यापार करने का तरीका, आपका मतलब एवरीथिंग, तो वो एक तरीके से उस एस्थेटिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो और इसके ट्रेसेस कहाँ से मिलते हैं, आपको एंशियंट ग्रीस से मिलते हैं। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब इसमें आगे आता है एग्जाम्पल। Aesthetics plays a nuanced yet crucial role in chartered accountancy, contributing to the profession's efficacy and ethical practice. ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एस्थेटिक्स जो है हमारे चार्टेड अकाउंटेंसी में भी काम आता है, प्रोफेशनल एफिकेसी और एथिकल प्रैक्टिस में ये कंट्रीब्यूट करता है प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, वाइल द फील्ड प्राइमरली सेंटर्स ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमने ऊपर बात की थी एक तरीके से डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, रिपोर्ट करना है, ऑडिट्स, कंप्लाइंस, एस्थेटिक्स कम इनटू प्ले इन वेरियस डायमेंशंस। ठीक है, अब कौन कौन से डायमेंशन है वो तो नहीं बताया है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ डायमेंशन इन्होंने बताए हैं कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम आता है, ऑडिट में काम आता है, और कंप्लाइंसेस में ये जो है वो एस्थेटिक्स काम आती है। In Western aesthetics, the study of beauty, art, and taste within Western culture influences the design of financial report, ensuring they are not only accurate but also aesthetically pleasing for enhanced stakeholder understanding. अब यहाँ पर इसमें कुछ चीज समझने की है, इंस्टीट्यूट ने नहीं समझाई है, लेकिन अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो, ये जो फिलोसफी की क्लास है ये एक तरीके से आपकी चैप्टर 1 की लास्ट क्लास है। तो यहाँ पर अब हम कुछ यहाँ पर ऐसा तो डिस्कस करें कि हमें लगे कि हाँ वाकई में इस पढ़ने का कोई मतलब भी हुआ। मतलब क्या है कि कोई भी फिलोसॉफिकल स्टडी है उसको कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है ना, कैसे कोई नॉर्मल थ्योरी होती है, कोई फिलोसॉफिकल थ्योरीज है, उसको कैसे प्रैक्टिकल यूज किया जाता है, उसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत अच्छा डिस्कशन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से यहाँ पे सुनना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसने बोल रहा है कि यहाँ पे जो वेस्टर्न एस्थेटिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं वही ब्यूटी एंड टेस्ट का विद इन वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है, विद इन वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंसेस द डिजाइन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ensuring they are not only accurate, से एक्यूरेट तो होना ही चाहिए, लेकिन ऑल्सो क्या होना चाहिए, एस्थेटिकली प्लीजिंग होना चाहिए और इनहांस्ड स्टेक होल्डर अंडरस्टैंडिंग। ये तो हमारी समझ में गया सर, एस्थेटिकली प्लीजिंग क्या है, इसके बारे में बात करो। एस्थेटिक
एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज क्या होती है उसके बारे में बात करो, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे कि एस्थेटिकली प्लीजिंग क्या होता है। तो इसको मैंने आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट में इसको समझाया है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा यहाँ पे कोई कंपनी है, ठीक है ना, जैसे रिलायंस है, आपने कभी उसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी हो, अडानी, इन सब की आपने बड़ी बड़ी एमएनसीज की कभी आपने रिपोर्ट पढ़ी हो ना, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें है ना, वो आपको परसेंटेज में मिलती हैं, और वो होनी भी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे चीज लिखी है कि कंपैरिजन ऑफ फॉलोइंग माइट बी गुड इफ प्रेजेंट इन परसेंटेज फॉर्म। जैसे कि यदि कोई नेट प्रॉफिट का हम दे रहे हैं, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट लॉस है, तो ईयर टू ईयर कंपैरिजन दे रहे हैं, क्वार्टरली कंपैरिजन दे रहे हैं, हाफ ईयरली कंपैरिजन दे रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन का कंपैरिजन दे रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ का कंपैरिजन दे रहे हैं, ईपीएस ग्रोथ का कंपैरिजन दे रहे हैं। तो यदि मैं इन चीजों को नंबर्स में क्लियर कर दूंगा, लोगों को समझ में तो आ जाएगी। जैसे मैं बोलूँ कि लास्ट ईयर जो आपका नेट प्रॉफिट था वो 2,000 करोड़ का था, इस बार कितना हो जाएगा, 3,000 करोड़ हो गया। अब नंबर्स तो समझ में आ रहा है, नंबर तो समझ में आ रहा है, लेकिन यही मैं इसको परसेंटेज में कर दूं तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि लास्ट टाइम से इस बार की ग्रोथ जो है वो 10% ज्यादा हुई है। अब देखो, तो ये जो परसेंटेज जो चीज यहाँ पे आ रही है, इससे क्या हो रहा है, एस्थेटिकली प्लीजिंग हो रही है, चीज अच्छे से समझ में आ रही है, बिना किसी मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करने का मतलब क्यों है, तो जो एब्सोल्यूट फिगर्स होते हैं ना, वो कई बार भ्रमित करते हैं, खासकर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो इनकी आप बैलेंस शीट देखोगे तो वो पहले क्या करते हैं, बहुत से तो रुपीज इन लैक्स लिख देते हैं, रुपीज इन थाउजेंड्स लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब आप इसमें पढ़ते रहो कि अब उसमें नंबर्स लगाते रहो, रुपीज एंड लैक्स लिख दिया तो चल रहा है बस। तो आप किसी को बोलो कि भैया इतना अमाउंट से प्रॉफिट गिर गया, तो वो बोलेगा कि भाई ये क्या बात कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब हम परसेंटेज एनालिस करते हैं, तो परसेंटेज एनालिस से क्या होता है, वो डेटा को रिलेटिव फॉर्म में लेके आता है, ठीक है ना, कि भैया लास्ट टाइम कितना था, 10%, करंट ईयर में कितना जाएगा, 15%। ठीक है, तो एक रिलेटिव फॉर्म लेके आता है कि भैया लास्ट ईयर से ईपीएस की ग्रोथ 10% बढ़ गई। अब चीज समझ में आ रही है कि अच्छा ठीक है, ट्रेंड और प्रोपोर्शंस आसानी से क्या है समझ में आ जाते हैं। तो हम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसको तुरंत पता चल जाता है कि भैया परसेंटेज परफॉर्मेंस अपसाइड है या फिर डाउन साइड है। इसको बोलते हैं एस्थेटिकली प्लीजिंग। जो एंड यूजर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के वो चीज समझ में आ जाए, वही क्या है, एस्थेटिकली प्लीजिंग की यहाँ पे बात आती है। तो सिर्फ आपके एक्यूरेसी से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो बात को, सिर्फ आपके एक्यूरेसी से काम भी नहीं चलेगा, आपको डेटा को प्रेजेंट इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको प्रेजेंट इस तरीके से करना पड़ेगा कि लोगों को वो समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, और उसका यूज कर पाए, नहीं तो फिर घूमते रहेंगे और आपकी रिपोर्टिंग का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज आपको समझ में यहाँ पे आपको समझनी चाहिए, वो है एस्थेटिकली प्लीजिंग करना। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे ये लिखते हैं, वेस्टर्न थ्योरीज जो हैं सच एज कांटियन एस्थेटिक्स, ठीक है, एम्फसाइजिंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ यूजर इंटरफेस एंड डैशबोर्ड इन फाइनेंशियल सिस्टम्स, कंट्रीब्यूटिंग टू पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस। सर ये क्या है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा इन्होंने चीज बोली है ना, मतलब एक तरीके से एक थ्योरी का इन्होंने यूज किया है और वो लिया है कांटियन एस्थेटिक्स। ठीक है ना, कांट का जो सौंदर्य शास्त्र का जो थ्योरीज है उसको लेके बोल रहे हैं कि ये एक तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी की बात करता है, और ये इससे इन्फ्लुएंस करता है। इससे क्या हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं एक तरीके से, तो जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम का जो डैशबोर्ड है, ठीक है ना, वहां पर या फिर जब हम कोई यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है, उसका डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पर हम इसको कैसे काम में लेंगे उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, बस इतना ही बोला है। लेकिन तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि अब हम इस जैसे एक पूरा टॉपिक यहाँ पे एक उन्होंने कंसेप्ट दिया, एक थ्योरी दी है, अब इसको कैसे वास्तव में इसको प्रैक्टिकल अप्लाई होगा इसका, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये यहाँ पर डिस्कशन करना चाहिए कि यदि आप इसको थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे तो फिर अगेन वही बात है कि फिर इससे समझ में क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे जो चीज ली है, इसको मैं यहाँ पे आपको वेस्टर्न ये जो कांटियन एस्थेटिक्स है इसकी थ्योरी से भी बताऊंगा, और फिर अपना जो इंडियन एस्थेटिक्स का एक उन्होंने एग्जांपल दिया है उससे भी मैं इसको आपको रिलेट करूंगा, तो आपको इसका एक पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसने बोला कि कांटियन एस्थेटिक्स है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल को इन्होंने यूज किया। अब देखो कांटियन एस्थेटिक्स का प्रिंसिपल क्या कहता है, कांटियन एस्थेटिक्स का जो प्रिंसिपल है एक तरीके से बोलता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी की बात करता है। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है ब्यूटी इज एक्सपीरियंस इज डिसइंटरेस्टेड प्लेजर। बोला ब्यूटी को हम एक्सपीरियंस करते हैं एक तरह से क्या, डिसइंटरेस्टेड प्लेजर की तरह। मतलब जब हम कोई चीज देखते हैं, जब हम कोई नेचर में कोई चीज देखते हैं, कोई ब्यूटी हम देखते हैं ना, तो एक तरीके से क्या करते हैं हम, वी एंजॉय समथिंग ब्यूटीफुल विदाउट सीकिंग एनी यूटिलिटी और प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो सर पहली बार जब हम उसको चीज को देखते हैं और जो प्रथम
पहली बार जब हम उस चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो हम कोई बिना प्रॉफिट के उसके बारे में सोचते हैं। जैसे आपने कोई एक तरीके से नेचर में कोई, आपने सोचो आपके बगीचे में आपने कोई गुलाब का फूल देखा, ठीक है ना, आपने कोई भी एक सुंदर चीज देखी, तो सबसे पहले आपका जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो लगता है कि यार कितना सुंदर है। हाँ, उसके बाद कि इससे क्या यूज हो सकते हैं क्या नहीं है, ये कहाँ से आए, वो अलग चीज है। लेकिन एक बार देख के तो आपको लगता है कि सिर्फ आप उसको क्या करते हो, एक्सपीरियंस ही करते हो ओनली एंड ओनली। आपका वहां से उसमें कोई बेसिकली इंटरेस्ट नहीं होता, कोई आप उससे प्रॉफिट अर्न, आप उसका कुछ भी नहीं करना चाहते, आप सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करते हो, प्रथम दृष्टया तो, प्रथम दृष्टया तो, ठीक है। हाँ, बाद में फिर उसके बारे में आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। फर्स्ट टाइम जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, तो सिर्फ आप उसको एक्सपीरियंस ही करते हो, सिर्फ आप उसको देखते हो, उस ब्यूटी को आप देखते हो कि यार ये कितना सुंदर है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहा है कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो एक तरीके से डिसइंटरेस्टेड प्लेजर होता है वो। अच्छा, यूनिवर्सलिटी ऑफ ब्यूटी, यूनिवर्सलिटी ऑफ ब्यूटी की बात करता है कि कांट ये कहता है कि भैया जैसे गुलाब का फूल जितना सुंदर हिंदुस्तान में है, मतलब अपने इंडिया में है, अपने भारत में है, उतना ही अमेरिका में होगा, उतना ही यूरोप में होगा, कहीं पे भी होगा। मतलब ये बात करता है कि यदि कोई ब्यूटी है तो एक तरीके से उसकी यूनिवर्सलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो व्हेन वी कॉल समथिंग ब्यूटीफुल वी एक्सपेक्ट अदर्स टू एग्री इवन तो इट इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट, ठीक है। एक तरीके से इसको कैसे समझोगे आप, कि जो ब्यूटी एग्जिस्ट कर रही है, वो ब्यूटी हर जगह पे ब्यूटी रहेगी, ठीक है ना, वो उसकी यूनिवर्सलिटी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप उसको, चाहे वो इंडिया में देख रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा गुलाब का फूल आपने भारत में देखा तो भी उतना ही सुंदर आपको लगा, कहीं पे भी बाहर देखोगे इंडिया के बाहर तो भी आपको उतना ही लगेगा, वो उसकी यूनिवर्सलिटी होती है, ठीक है। पर्पस ने विदाउट पर्पस, देखो वो एक पर्पस को फुलफिल कर देगा बिना किसी पर्पस के भी, समथिंग एज इफ इट हैज अ पर्पस, ठीक है ना, इवन इफ इट सर्व्स नो प्रैक्टिकल एंड, बोलिए उसका कोई प्रैक्टिकल एंड नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम कोई जंगल में जाते हैं, ठीक है ना, ट्रैकिंग करने, बहुत सारे ऐसे हम पेड़ पौधे देखते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, बने उसका यूज नहीं हो, कोई उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं हो, लेकिन वो उस पर्पस को भी फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, जरूरी नहीं है कि उससे हमें कोई एंड यूज हो, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज करें तभी वो ब्यूटी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हार्मनी बिटवीन इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब ब्यूटी कम्स फ्रॉम बैलेंस ऑर्डर एंड क्लैरिटी दैट फील्स नेचुरल टू द ह्यूमन माइंड। तो बोल रहा है कि जो भी हम, हमारी इमेजिनेशन है और उस अंडरस्टैंडिंग है, उसका तालमेल ही एक तरीके से उसको और ब्यूटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, वहीं से जो है वो वास्तव में ब्यूटी जो है वो आती है, ठीक है। तो एक तरीके से इसने क्या किया, यूनिवर्सल प्रिंसिपल दिया ब्यूटी का, ठीक है, कि जो ब्यूटी है एक तरीके से वो यूनिवर्सली क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। कोई भी चीज उतना ब्यूटी जितना इंडिया में है उतनी वो इंडिया के बाहर होगी, इस तरीके से इसने बात की। अब ये एक तरीके से सोचो, ये एक तरीके से इसकी थ्योरी है, ये एक तरीके से इसकी थ्योरी है, ये कांट ने थ्योरी दी। आपने जैसे आपके पास भी मान लो कोई थ्योरी, आपने भी कोई थ्योरी डेवलप की, अब इस सेम थ्योरी को हमें यूज करना है कहाँ पे, हमारे किसी चीज को बनाने में, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम का डैशबोर्ड बना रहे हैं, हमको यूजर इंटरफेस चीज बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आजकल आप देखते हो हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, इतनी सारी ऐप चलाते हैं, उन हर ऐप्स का एक यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है ना, कि उसमें मैसेज का जो आइकन है वो कहाँ रहेगा, लाइक का कहाँ रहेगा, ठीक है ना, प्रोफाइल का कहाँ रहेगा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सी ऐप्स देखते हो उसमें आप देखते हो यार इसका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, उसमें मतलब चीज समझ में नहीं आ रही है, फिर मान लो कोई ऐसी कंपनी है बहुत बार क्या कर रही है, उसका इंटरफेस को चेंज कर जा रही है, फिर बिजनेस में चेंज कर दे तो भी आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा कर दे कि इंडिया में यदि आप ऐप यूज करोगे तो उसका इंटरफेस अलग होगा, ठीक है ना, और यदि आप यूज करोगे इंडिया के बाहर तो अलग होगा। जैसे शायद आईफोन और एंड्रॉइड में इसका फर्क पड़ता है इंटरफेसेस में, बहुत सारी ऐप्स हैं जो एंड्रॉइड में अलग तरीके से काम करती हैं और आईफोन में अलग तरीके से काम करती हैं, ऐसा होता है ना। तो उस तरीके से आप सोचो कि आप किसी फाइनेंशियल सिस्टम का कोई डैशबोर्ड बना रहे हो, ठीक है ना, कोई, तो वो कैसे आप बनाओगे, तो उसमें यह बोला कि हम इस यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है ब्यूटी का, इसको हम यूज करेंगे, तो इसको कैसे यूज कर सकता है कोई, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा इलाबोरेट करने की कोशिश की है, ठीक है। When designing financial dashboard and user interface, these principles are applied। तो एक तरीके से कौन सा प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल ब्यूटी का, मतलब वो यूनिवर्सली एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब आप कोई ऐसा यहाँ पे डैशबोर्ड बना रहे हो जो आपको वर्ल्ड वाइड क्या करना है, लोगों को यूज करवाना है वर्ल्ड वाइड। तो कैसे करोगे आप बताओ। सबसे पहले आती है क्लैरिटी, हार्मनी एंड ऑर्डर। डेटा इज अरेंज इन अ वे दैट अवॉइड्स क्लटर, उस डेटा में रिपीटेशंस वगैरह नहीं होने चाहिए, कोई क्लटर्स उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। एरर फ्री डेटा एक तरीके से आप उनको क्या करोगे, दोगे। तो इस तरीके से आप डेटा को क्या करोगे, अरेंज करोगे। केपीआईज जो है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आर इजी टू लोकेट एंड इंटरप्रेट होने चाहिए। आपके फॉन्ट, आपका स्पेसिंग एंड कलर स्कीम्स,
ये भी आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आती है यूनिवर्सलिटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी। वेल डिजाइन डैशबोर्ड इज इंट्यूटिव फॉर ऑल स्टेक होल्डर, सीएफओ, इन्वेस्टर, मैनेजर, रिगार्डलेस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। कि जब आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, परसेंटेज फॉर्म में दिखा रहे हो, मतलब इस तरीके से दिखा रहे हो कि आपको लोगों को बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के वो चीज समझ में आ रही है, वो एस्थेटिकली प्लीजिंग का उसको काम करेगा, तो वो चीज आपके यहाँ पे जो है उस डैशबोर्ड में होनी चाहिए। यूनिवर्सलिटी एंश्योर दैट द डिजाइन कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली अक्रॉस डाइवर्स ऑडियंस, की ऑडियंस चाहे आप इंडिया में यूज करो, इंडिया के बाहर यूज करो, कहीं पे भी यूज करो, आपको यहाँ पे उसमें चीज समझ में आ जाएंगी, तो कितनी भी डाइवर्स ऑडियंस आ जाए वो सबके लिए क्या आ जाएगा, यूज होगा वो, ठीक है। Disinterested pleasure, effortless joy of use, aesthetic dashboard reduce stress and cognitive load। अब आपने मान लो कि डेटा को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, ठीक है ना, इतने ज्यादा उसमें आपने टेबल्स लगा दिए बिना मतलब के, उससे क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या होना चाहिए, डिसइंटरेस्ट, मतलब एक तो जो आपका डैशबोर्ड होना चाहिए वो उससे स्ट्रेस नहीं हो लोगों को, देखते ही लगे कि अरे यार ये क्या बना दिया सामने, ठीक है। या फिर कॉग्निटिव लोड उनका नहीं होना चाहिए। यूजर्स फील सेटिस्फेक्शन इन नेविगेटिंग द सिस्टम स्मूथली एंड एक्सपीरियंस दैट गोज बियॉन्ड मेरे फंक्शनलिटी। तो आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, इतने सारे ऐप यूज करते हो, उनसे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि उसका नेविगेशन कितना अच्छा होना चाहिए, कौन सी लाइक की बटन, अब उसको फिर 10 दिन में मान लो चेंज कर रहा है, आप परेशान हो जाओगे यार कल तो ये बटन इधर थी, आज ये इधर आ गया, आज इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। पर्पसनेस विदाउट पर्पस, विजुअल्स, चार्ट, ग्राफ्स, लेआउट जो होते हैं सीम पर्पसफुल एंड इंटेंशनल इवन व्हेन देयर सोल एम इज टू एनहांस कम्प्रिहेंशन। देखो, कोई नहीं कह रहा आपसे, कोई जो है लॉ आपका नहीं कहता, ना कंपनी लॉ कहता, कुछ कोई भी नहीं कहता कि आप चार्ट्स बनाओ, ग्राफ बनाओ, ठीक है, लेआउट, वो सिंपल कह रहे हैं कि आपको डेटा क्या करना है, रिपोर्ट करना है, सीधे सी बात बोल रहे हैं, तो एक तरीके से उसका कोई पर्पस है नहीं। लेकिन जब हम उन चार्ट को, ठीक है ना, पाई चार्ट आपने यूज कर दिए, कहीं आपने वो ग्राफ यूज कर दिया, तो इससे क्या है, चीज आसानी से समझ में आ रही है लोगों को, ठीक है। वो वाली बात है, कोई आपको यहाँ पे वांग नहीं कर रहा कि आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से क्यों प्रेजेंट करते हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग के लिए, ताकि लोगों को अच्छे से वो डेटा समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम कोई थ्योरीज होती है ना, इन थ्योरीज को इस तरीके से जो क्या कर किया जाता है, यूज किया जाता है, कि हम कोई भी यहाँ पे, अब ये तो फाइनेंशियल डैशबोर्ड हो गया, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं, आप कुछ भी नया चीज बना रहे हो, उनमें आप इस तरीके की यूनिवर्सलिटीज को क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पर जो कांट का जो एस्थेटिक्स का जो थ्योरीज है, वो इस तरीके से यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी की बात कर रहा है, वो यहाँ पर जो है आपके फाइनेंशियल डैशबोर्ड के डिजाइनिंग वगैरह में काम आता है। अब इससे क्या होगा, देखो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो यदि हम एस्थेटिक्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो होगा क्या, सर डैशबोर्ड ओवरलोड विद टेबल्स, इनकंसिस्टेंट फॉन्ट होंगे, रोल नंबर्स होंगे, यूजर्स फ्रस्ट्रेटेड एंड मिस इनसाइट्स। सर यदि हम कांट एस्थेटिक्स का यूज करेंगे तो क्या होगा, हम बैलेंस लेआउट करेंगे, चार्ट बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, कलर कोडेड इंडिकेटर्स हम दे देंगे, कंपैरेटिव परसेंटेज चेंज हम देंगे, इसको क्लियरली प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यूज फील सेंस ऑफ फ्लो एक्सप्लोरिंग डेटा, ठीक है ना, उस डेटा का फ्लो उस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना, लीडिंग टू फास्टर एंड मोर कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग। मतलब कांटियन एस्थेटिक्स को यदि हम यहाँ पे डिराइव करें तो पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस, इन्फिनेंस, एक्यूरेसी प्लस क्लैरिटी प्लस हार्मोनी आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से इन थ्योरीज को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इनका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इंस्टीट्यूट को भी ऐसे ही समझानी चाहिए चीजें, लेकिन इंस्टीट्यूट इतनी मेहनत नहीं करता, वो सिर्फ लिख के छोड़ दिया कि भैया कांटियन एस्थेटिक्स है, ठीक है, हो गया काम खत्म, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि कांट का जो एस्थेटिक्स का जो थ्योरीज है उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, और उससे हम एक अच्छा जो है फाइनेंशियल सिस्टम का डैशबोर्ड बना सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है जो यूजर एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव आए और लोग परेशान ना हो, ठीक है। तो ये तो कांट की बात थी। फिर हम बात करते हैं सिमिलरली, ये बोलता है सिमिलरली इन इंडियन एस्थेटिक्स डीपली रूटेड एंड डाइवर्स फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस emphasis on rasa and bhava, emotional essence influences the presentation of financial information। ठीक है, अब ये क्या है, इसको अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। The Indian aesthetics perspective seen in classical art forms can inspire creative and culturally resonant visualizations। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या बात बोली है। देखो, इंडियन एस्थेटिक्स का हमने डेवलपमेंट देखा था, स्टार्टिंग में तो कहाँ से देखा था, हमने एंशियंट टेक्स्ट की बात की थी, वेद, उपनिषद, पुराण। लेकिन जब हम उसके बाद आगे चलते हैं तो सर आगे भी तो उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। तो वहां पे जब हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, ये जो रस और भाव इनकी हम बात करते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, भरत मुनि जो है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है भरत मुनि जो है, इन भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नाम का एक आपको शास्त्र मिलेगा, नाट्य शास्त्र। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, रस की बात की, नव रस की बात की इन्होंने,
नव रस, जैसे कि शांत रस, वीर रस, ठीक है ना, इस तरीके के यहाँ पे इन्होंने रस किया, इन्होंने क्या किए, बात की है, ठीक है ना, शांत रस है, वीर रस है, तो इस तरीके से नव रस की इन्होंने यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो एंड भाग, इमोशन फीलिंग दैट इवोक रस, वो जो इमोशन फीलिंग जो इवोक करेगा उस रस को, और वो रस क्या है, उसका एक्सपीरियंस का एक तरीके से इसेंस जो है वो एक तरीके से क्या है, रस है। तो फिर हम क्या करते हैं आगे, जैसे जैसे इंडियन एस्थेटिक्स बढ़ा, तो वहां पर नाट्य शास्त्र का जो है भरत मुनि का, इन्होंने एक क्रूशियल रोल इसमें क्या किया, प्ले किया, इन्होंने न्यूमेरिक्स का कंसेप्ट जो है यहाँ पर दिया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि ये जो नवरस है, एक तरीके से जब हम कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, तो उससे भी हमारे क्या करता है, वो इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि मान लो प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो हम डरेंगे। जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, उस कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, ठीक है, फिर कंपनी में फ्रॉड हो गया, अपन यूजुअली फ्रॉड, डर जाओगे, नहीं डर जाओगे, बिल्कुल डर जाओगे। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो भय है, डर, ये एक रस उत्पन्न हो गया आपके अंदर, ठीक है ना, ठीक है, तो आपको डर लगने लग गया, तो एक तरीके से एक रस एक आपका इवोक हो गया। समझ में आ रही बात? तो वहां पर उन उन चीजों की यहाँ पे क्या की इन्होंने बात की है कि ये क्या करते हैं, आपका जो आप जिस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को आप प्रेजेंट करोगे ना, वो आपका प्रेजेंटेशन करना आपको इन्फ्लुएंस करेगा आपकी ऑडियंस को, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हो, ठीक है। चलिए, तो आगे बोलता है, तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, इंडियन एस्थेटिक्स डेवलप थ्रू द वेद, उपनिषद, पुराण एंड लेटर नाट्य शास्त्र ऑफ भरत मुनि, ठीक है ना, सेंटर्स ऑन रस, ए सेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड भाव, इमोशन फीलिंग दैट evoke रस, while western aesthetics emphasize from structure and universality of beauty, Indian thought emphasizes inner experience, emotional resonance and transformation of consciousness, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे पूरा जो चैप्टर 1 था। When apply to financial system reports and dashboard, अब देखो सेम चीज हमें हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, जो हमने ऊपर बात की थी इस डैशबोर्ड की, इस डैशबोर्ड को हम क्या कर रहे हैं अब इन इंडियन एस्थेटिक्स में यूज कर रहे हैं, और इंडियन एस्थेटिक्स में किसमें, रस वैली में हम इसको बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिपोर्ट शुड नॉट जस्ट प्रेजेंट नंबर्स बट इवोक मीनिंगफुल इनसाइट। जैसे एग्जांपल है, अ ग्राफ शोइंग स्टेडी प्रॉफिट ग्रोथ कैन इवोक शांत रस, पीस, कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर। तो यदि आपने कोई ग्राफ देखा जिसमें आपको स्टेडी प्रॉफिट दिख रहा है कि यार हर साल कंपनी जो है वो 20-25% से ग्रो कर रही है, ठीक है, तो एक तरीके से आपका शांत रस, मतलब आपको पीस मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। अब वार्निंग चार्ट, ये ना आप चार्ट में रेडनेस आ रही है बहुत ज्यादा, शोइंग राइजिंग, दैट में इन्वोक भय रस, फियर, दैट पुश मैनेजमेंट टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। तो जैसे आप मतलब वहां पर जो डेटा देख रहे हो ना, जैसे आपने ग्राफ देखा, कोई ग्रीन है, स्टेडी प्रॉफिट है, तो आपको शांत रस, पीस मिला, कॉन्फिडेंस मिला। कोई वार्निंग चार्ट देखा, जैसे पता चला डेट बढ़ता जा रहा है, कंपनी में बढ़ता जा रहा है, तो आपको इसमें डर लगने लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने शेयर्स ले रखे हैं, आपके शेयर्स की प्राइस गिर रही है, तो आपको डर लग रहा है। तो उस तरीके का जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस की कर रहा है, बात कर रहा है। आगे बात करता है भावा, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, डेटा विजुअलाइजेशन कैन यूज कलर, सिंबल्स एंड नैरेटिव डिजाइन टू क्रिएट अ मूड। जैसे कहीं पे भी आप रेड कलर देखते हो तो तुरंत आपका ध्यान जाता है कि यार रुकना है। जैसे हम जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, तो रेड रुकना है, ग्रीन ठीक है ना, आपको जाना है। तो एक तरीके से ये जो सिंबल्स होता है, इनसे भी हमें क्या करता है, हमारे मूड जो है वो डिसाइड होता है, इमोशंस के साथ ये क्या करता है, प्ले करता है। आप रेड कहीं देखोगे तो आपको लगेगा कि यार खतरा है, क्योंकि रेड के बारे में क्या पता था कि यार रेड खतरा है, ठीक है। जैसे कहीं पे मान लो ग्राफ जा रहा है, वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि यार ये तो गिर रहा है। कहीं आप देखोगे कि यार ये जो चार्ट में आप देख रहे हो कि शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको उस तरीके का यहाँ पर जो है इमोशंस हो जाएगा कि यार ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस तरीके की ये यहाँ पर बात कर रहा है। एग्जाम्पल्स देखो, ग्रीन अपवर्ड एरोज हैं तो उत्साह, ठीक ना, आपको इंतजार मिलेगा। रेड वार्निंग्स हैं तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलर्टनेस आपको देखने को मिलेगी कि यार यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं खतरा है, ठीक है। अच्छा, नैरेटिव एंड कल्चरल सिंबलिज्म, तो जस्ट लाइक पुराण, तो जैसे हमने पुराण में मैंने आपको बात की थी कि पुराण में क्या है, स्टोरीज हैं, सिंबल्स के माध्यम से यहाँ पे चीजें दिखाई जाती हैं। जस्ट लाइक पुराण यूज स्टोरीज एंड सिंबल्स टू कन्वे इटर्नल ट्रूथ्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कैन यूज स्टोरी टेलिंग विजुअल्स। जैसे जैसे कि आप यहाँ पे प्रोग्रेसिव व्हील्स दिखा सकते हो, चक्र सिंबल्स दिखा सकते हो, रिवर फ्लो डायग्राम्स फॉर कैश फ्लो दिखा सकते हो, मंडल इंस्पायर्ड सर्कुलर लेआउट फॉर बैलेंस शीट्स दिखा सकते हो। तो देखो ये चीज जो है ना, एक तरीके से जब आप क्रिएटिविटी देखते हो, क्रिएटिविटी के बारे में हमने बात की एस्थेटिक्स में, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जैसे मैं आपको एक यहाँ पर आपको भी मैं एक टास्क दे सकता हूँ, या फिर आप भी एक टास्क ले सकते हो। अभी हम जो कैश फ्लो एनालिसिस बनाते हैं, याद करो कैश फ्लो एनालिसिस वो कैसे बनता है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनता है ऐसे,
उसमें सारी चीजें लिख देते हैं। कैश फ्लो एक ऐसी चीज है जो बिजनेस के स्टार्टिंग से काम करता है और बिजनेस के एंड तक रहता है, ठीक है ना। बिजनेस के स्टार्ट से रहेगा, बिजनेस के एंड से रहेगा। अब इसमें क्रिएटिविटी क्या आती है कि क्या हम एक व्हील के सिंबल से इस कैश फ्लो को दिखा सकते हैं। एक व्हील जैसे ये बनता है, ये जो चक्कर बन गया इस तरीके से, क्या हम इस व्हील के माध्यम से इस कैश फ्लो को यहाँ पे दिखा सकते हैं। क्योंकि व्हील चक्कर क्या बताए, ये चक्र जो है ये इटरनल, एक तरीके से जो इटरनल को दिखा रहा है, ठीक है ना, कि ये इटरनल है चीज। हम कहते हैं ना काला चक्र है, अभी काल चलता रहेगा, एक काल चक्र चलता रहेगा। एक तरीके से ये जो कैश फ्लो है ये भी तो बिजनेस में क्या है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलेगा। तो क्या हम इस स्टेटमेंट को, इस कैश फ्लो को, ठीक है ना, कैश फ्लो बेसिकली है क्या कि कहाँ से पैसा आया कहाँ पैसा गया, ठीक है, तो वो एक इसका कंटिन्यूअस सर्कल दिखा रहा है, ठीक है ना, चक्र दिखा रहा है। तो क्या हम इसे किसी इस तरीके से शो कर सकते हैं। यही क्रिएटिविटी होती है बस, कि अब इसको कैसे करना है, ठीक है। अब जब हम, अब ये कहाँ काम आएगा, तो सर इसको कहाँ आप दिखाओगे, क्योंकि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में तो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो आप जैसे कोई नया ऐप, आपने अपना खुद का ऐप बना लिया, आपने अपनी खुद की नई चीज डिजाइन कर ली और उसमें आपने इस तरीके से चीज दी, ये यूजर को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उसमें लोगों को इस स्टेटमेंट को पढ़ने में लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज लिखी होगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना, उसमें फिर ये ऐड कर दिया कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग से आ रहे हैं, फाइनेंशियल, लोगों को ये इसमें दिक्कत आएगी। लेकिन वहीं आपने उसको इजी लैंग्वेज में इस चक्कर के माध्यम से दिखा दिया कि कैश फ्लो देखो ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, आपने 10 साल का ऐसा चक्कर बना के दिखा दिया। अब लोगों से इंस्पायर हो जाएंगे, लोगों को लगेगा हाँ ये चीज अच्छी है, और लोग उसको क्या करेंगे, फिर कंज्यूम भी करेंगे। इस तरीके से चीजें बनाई जाती हैं, तो ऐसे फिलोसॉफी यूज की जाती है, ठीक है ना। मेहनत लगती है, लेकिन वो चीज़ है कि वो लॉन्ग टर्म में भी वही चीज़ चलती है, ठीक है ना। अभी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट का ज़्यादा चीज़ खेल चल रहा है, ठीक है। जैसे हमने इंडेक्स थे वो कॉपी पेस्ट कर लिए, ठीक है कि आपको इंटरनेशनली चीज़ें वो मैच करनी है, लेकिन कॉपी पेस्ट से हमें बहुत चीज़ बचना चाहिए, ठीक है ना। वो समथिंग ओरिजिनल की जो बात आती है वो कॉपी पेस्ट में बहुत खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो इंडियन वर्सेस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में देखो, हम इसको यदि क्लियरली देखें तो वेस्टर्न एस्थेटिक्स में कांटियन जो एस्थेटिक्स है वो क्या बात करता है, फोकस ऑन यूनिवर्सल क्लैरिटी, हार्मनी, डिसइंटरेस्टेड प्लेजर की बात करता है। इंडियन एस्थेटिक्स में जो यहाँ पे बात की है इंस्टीट्यूट ने, वो एक तरीके से हम कहते हैं नाट्य शास्त्र, यानी जो भरत मुनि का है, रस भाव की बात की है, तो फोकस ऑन इमोशनल रेजोनेंस, नैरेटिव सिंबलिज्म एंड एक्सपीरियंशियल मीनिंग की इन्होंने क्या की है, बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से सेम चीज है वहां पे। अब देखो यहाँ पे इसका मिक्सअप करके वेस्टर्न एस्थेटिक्स ले लो और इंडियन एस्थेटिक्स को लेके आप एक अच्छा सा क्या कर सकते हो, डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। चीज ये है, तो हमने यहाँ पे दोनों के माध्यम से जो है इस चीज को हमने समझा है। चलिए, तो हमने कांटियन एस्थेटिक्स की थ्योरीज की भी बात कर ली, एक अच्छा सा डिस्कशन हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है इंस्टीट्यूट ने, नेक्स्ट वो जस्ट रीडिंग है, ठीक है। जो हमने समझना था, मेन चीज जो थी वो हमने यहाँ पे समझ ली है, तो जस्ट एक रीडिंग पर्पस के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हो। जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट हमने ऊपर क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो देखो, फर्दर मोर significance of aesthetics is reflected in client representations, where the blending of Western and Indian aesthetics principle contribute to clear and culturally sensitive communication, fostering client trust। तो सीधी सी बात है, जैसे आपको कोई क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है ना, अपनी सर्विसेज के बारे में, तो उसमें क्या करोगे आप एस्थेटिक्स को यूज करना पड़ेगा। अब मान लो आप इंडियन हो, ठीक है ना, और आपको कोई वेस्टर्न क्लाइंट को क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इंडियन कल्चर के हिसाब से चीजें दिखानी पड़ेंगी, सीधी सी बात है। और वेस्टर्न कल्चर है तो उसको इंडियन वाले के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सामने वाला, कि आपका टारगेटेड क्लाइंट कौन से कल्चर का आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर से आ रहा है या फिर इंडियन कल्चर से आ रहा है। तो इंडियन कल्चर का ही क्लाइंट को आपको टारगेट करना है, तो प्रेजेंटेशन अलग तरीके से होगी, वहाँ की लैंग्वेज बदल जाएगी, 10 चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। वहीं आप वेस्टर्न क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। और यदि आप ये चीजें करते हो, इन एस्थेटिक्स का ध्यान रखते हो, तो इससे क्या होगा, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर सामने वाले को पता चलेगा कि यार हाँ इसको नॉलेज है बंदे को, तो आपका क्लाइंट ट्रस्ट इसमें क्या होता है, बिल्ड होता है, ठीक है ना। Professional image and reputation of chartered accountants benefit from aesthetically pleasing presentation, conveying competence and credibility। इसकी हमने बात कर ली। aesthetically pleasing का मतलब ऊपर मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। Visual aesthetics of brand identity, incorporating elements from both Western and Indian design philosophies, contribute to a firm professionalism and cultural relevance।
ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे हमने बात कर ली किसकी, आपकी बताओ, वेस्टर्न एस्थेटिक्स। और वेस्टर्न एस्थेटिक्स में हमने कांटियन एस्थेटिक्स की बात की। तो वेस्टर्न एस्थेटिक्स क्या करता है बताओ, ब्यूटी आर्ट टेस्ट का यहाँ पे स्टडी करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे बात करता है इंटीग्रेशन एंड एक्यूरेसी का। तो इंटीग्रेशन एंड एक्यूरेसी की ये बात करता है कि आपको क्या करना है कि डेटा को इंटीग्रेट करके तो दिखाना ही पड़ेगा, एक्यूरेसी भी आपके इसमें होनी चाहिए। तो एक एक तरीके से कोई नया पॉइंट इसमें नहीं है, ये हम ऊपर भी बहुत सी जगह डिस्कस कर चुके हैं। तो मोर एवर द इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेटिव एंड विजुअली अपीलिंग टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेट एडेप्टेबिलिटी विद इन द फील्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेटिव एंड विजुअली अपीयरिंग टेक्नोलॉजीज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कैश फ्लो के बारे में अभी, तो कैश फ्लो को मैंने आपको बताया कि इसको चक्कर के माध्यम से समझाओ। तो एक तरीके से क्या है कि लोग उसको ज्यादा अडेप्ट करेंगे, ठीक है ना, तो लोगों को वो और भी अच्छा समझ में आ सकता है। वाइल एक्यूरेसी, तो ये तो क्या होगा, इंटीग्रेट करना, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया मेथड आपने इंटीग्रेट किया। वाइल एक्यूरेसी रिमेनिंग पैरामाउंट, द थॉटफुल इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन एस्थेटिक्स प्रिंसिपल इनहांस कम्युनिकेशन। अब आप क्या करोगे, उसमें एक्यूरेसी अच्छे से नहीं है तो आप उसमें फिर क्या करोगे, आप उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं प्रिंसिपल का यूज कर लो, तो एक अच्छा सा क्या बन जाएगा, प्रेजेंटेशन बन जाएगा। इनहांस कम्युनिकेशन प्रोफेशनलिज्म and user experience in chartered accountancy, aligning with the professional commitment to transparency and clarity in financial reporting। ठीक है, चलिए तो इंटीग्रेशन को और एक्यूरेसी को ध्यान में रखो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि आपको कोई नई चीज, नई टेक्नोलॉजी, नया मेथड आपने अडॉप्ट किया तो वो इंटीग्रेटेड हो गया। एक्यूरेसी के लिए आप क्या करें, प्रिंसिपल यूज कर लो, तो एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपका बन जाएगा, क्लाइंट को चीज अच्छे से समझ में आएगी। ये वाली बात है इसमें इंटीग्रेशन एंड एक्यूरेसी में। ठीक है, चलिए तो एक तरीके से यहाँ पर जो है ये जो वेस्टर्न एथिक्स और इंडियन एस्थेटिक्स का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इंडियन एस्थेटिक्स की यहाँ पे जो बात की है, वो इन्होंने जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट लिया है वो किस किस चीज की बात की है, वेद की बात की है, उपनिषद, पुराण और लास्ट में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र की बात की है। और वही वेस्टर्न एस्थेटिक्स में इन्होंने बात की है, एक तो एंशिएंट ग्रीस से बोल रहे हैं कि इसका यहाँ पे ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, और एक इन्होंने बोला है कि जो कांटियन एस्थेटिक्स है उसकी थ्योरीज की इन्होंने बात की, जो यूनिवर्सल जो क्या करता है उसमें ब्यूटी में बात करता है। ठीक है ना, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी। चलिए अब देखो इसमें एक छोटा सा यहाँ पे इन्होंने टॉपिक दिया है, एक हेडिंग पे लॉजिक की इन्होंने बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि लॉजिक क्या है, द साइंस ऑफ वैलिड एंड साउंड रीजनिंग। बहुत से लोगों को लगता है कि लॉजिक और रीजनिंग एक ही चीज होती है, आंसर इज नो। लॉजिक एक तरीके से एक साइंटिफिक मेथड होता है, ध्यान समझना, लॉजिक एक तरीके से साइंटिफिक मेथड होता है। जब हम किसी चीज का रीजनिंग कर रहे हैं ना, उस रीजनिंग में इस लॉजिक को हम यूज कर लेते हैं। तो रीजनिंग छोटी चीज है, छोटी पिक्चर है, लॉजिक बड़ी पिक्चर है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना बस। बहुत से लोगों को एक चीज लगती है कि लॉजिक और रीजनिंग अलग चीज है, नहीं, ये माइंड का खेल है पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो जब हम किसी चीज के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो वहां पर हमने कोई प्रिंसिपल लगा दिया, तो वो रीजनिंग होती है। और ये एक तरीके से एक साइंटिफिकल प्रूवन जो एक तरीके से प्रिंसिपल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं। तो द साइंस ऑफ वैलिड एंड साउंड रीजनिंग। अब यहाँ पर इसकी क्या बात कर रहे हैं, तो देखो हमने बात की थी, ठीक है, अब यह बात आ रही है कि सर ये यहाँ पे अचानक से ये टॉपिक कैसे आ गया। ठीक है, तो एक बार इसको रीड करते हैं और देखते हैं आपको कितना समझ में आया, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। It is a general instrument of philosophy as mathematics is in science used to derive information from various data obtained using metaphysics and epistemology and presentation of data using the science of axiology and ethics in a manner that aesthetics enough to relevant ऑडियंस। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये है, ये बात कर रहा है, अभी तक हमने एक तरीके से बताओ क्या क्या चीज देखी। एक तो हमने यहाँ पे मेटाफिजिक्स पढ़ा, एक तो हमने मेटाफिजिक्स पढ़ा, एक हमने यहाँ पे क्या पढ़ी, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी। ठीक है, एक हमने यहाँ पे क्या पढ़ी, एक्सियोलॉजी पढ़ी। इस एक्सियोलॉजी में हमने एथिक्स की बात की और एक हमने यहाँ पे एस्थेटिक्स की बात की। तो देखो एस्थेटिक्स बेसिकली आपको पता चल रहा होगा बात कर रहा है एस्थेटिकली प्लीजिंग की बात कर रहा है। ठीक है, कि आप ब्यूटी आर्ट किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना है उसके बारे में ध्यान करना है कि भैया वो अच्छे से होना चाहिए, यूजर को जो एंड यूजर है उसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के उसको वो चीज समझ में आ जाए। उसकी एस्थेटिक्स मोटी मोटी यहाँ पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो मेटाफिजिक्स है और एपिस्टेमोलॉजी है, ठीक है ना, मेटाफिजिक्स है और एपिस्टेमोलॉजी है, ये तो डेटा को प्राप्त करने का
तरीका है, मतलब कोई डेटा आपको प्राप्त करना है, ठीक है ना। एक तरीके से जैसे आप ऑडिट करने गए, समझो बात को, तो ऑडिट करने गए, तो ऑडिट करने के टाइम पे जो भी आपने ऑडिटिंग की, बाउचिंग कर ली, वेरिफिकेशन कर ली, इतने सब कुछ कर लिया, मतलब आपने एक तरीके से डेटा कलेक्ट कर लिया। तो वो जो डेटा कलेक्ट करना है ना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, वो आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू करोगे। अब वो डेटा है, उस डेटा का आपको क्या करना है, वो आपको एथिक्स बताएगी। समझो बात को, वो आपको एथिक्स बताएगी कि कैसे क्या डेटा को यूज करना है, और उस डेटा को फिर आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, उसके लिए एस्थेटिक्स काम आ जाएगा, उसके लिए एस्थेटिक्स काम आ जाएगा। ठीक है। इन सब में क्या करता है, एक मेथड, साइंटिफिक मेथड चीज आती है, तो उसको इसलिए यहाँ पे जो है वो इस लॉजिक का यहाँ पे इन्होंने हेडिंग देके चीज बताई है। अब देखो, आप पढ़ोगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। ये क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है कि इट इज द जनरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिलोसॉफी as mathematics is in science used to derive information from various data obtained using metaphysics and epistemology। ठीक है। तो इससे तो क्या कर रहे हैं, हम डेटा को गेन कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम कर रहे हैं कैसे, यूजिंग साइंस ऑफ एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स इन अ मैनर दैट इज एस्थेटिक इनफ टू रिलेवेंट ऑडियंस, ताकि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग रहे। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, कहना ये चाह रहा है कि मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्सियोलॉजी एथिक्स का यूज करके आप उसको प्रेजेंट करोगे, ताकि वो एस्थेटिकली क्या रहे, प्लीजिंग रहे। ठीक है। ये यहाँ पे बात करना चाह रहा, अब एग्जांपल भी इन्होंने दिया है। ये बोल रहा है कि व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट्स रिलाई ऑन देयर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड रेगुलेशंस। बिल्कुल सही बात है। इफ देयर बिलीफ इन द adherence to these standard is justified through careful application and interpretation, and the resulting financial statement are indeed accurate, it align with the concept of justified true belief। ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जैसे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के पीछे क्या है, पूरे के पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनसे अकाउंटिंग हो रही है। अब यदि मान लो एक सीए को लगता है कि उसने ऑडिट किया और उस वो देख रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई किए गए हैं, यदि वो प्रिंसिपल अच्छे से अप्लाई किए गए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके एक्यूरेट है। इसका मतलब जो आपका ट्रू एंड फेयर का जो कंसेप्ट होता है, ट्रू एंड फेयर का जो कंसेप्ट होता है, वो जो एक तरीके से आपका यहाँ पे लॉजिकल प्रिंसिपल है कि भाई जब सब कुछ सही है। अब लॉजिक का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आप कह रहे हो कि ये सब कुछ सही है, कि जो अकाउंटिंग हुई है वो एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हुई है, सब कुछ एज पर आपकी ऑडिट वो आपने एज पर ऐसे की है, सब कुछ आपने अच्छे से किया है, तो लॉजिकली फिर बात क्या निकलती है, बातें निकलती है कि भैया जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है। तो इस डेटा को, इसमें आप क्या क्या यूज करोगे, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी यूज करोगे। ठीक है। और बोल रहा है कि व्हेन कंडक्टिंग द ड्यू डिलिजेंस फॉर अ मर्जर एंड एक्विजिशन, सीए रिलाइज ऑन जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ अबाउट मार्केट ट्रेंड्स, वैल्यूएशन मेथड्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस प्रिंसिपल टू डिलीवर एक्यूरेट एंड वैल्यूएबल इंसाइट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे इस चीज को समझाया है। तो यदि ये टॉपिक, मतलब इन्होंने जो दो तीन लाइन लिखी है, ये आपको समझ में नहीं आए तो इसको इस तरीके से समझ ला। ठीक है। अब इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो इनसे यही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन दूर में मिल रही, बेचारे वो लगे हुए ना, आईटीआर की डेट बढ़ा दो, वो भी नहीं बढ़ी, अब टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाने में लगे हुए हैं। इंस्टीट्यूट से ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट से बस उतना ही रखो कि फीस दे दी है तो जल्दी से डिग्री मिल जाए, कुछ काम कर लो, कुछ पैसा आ जाए। ज्यादा एक्सपेक्टेशन हर किसी चीज से नहीं रखनी चाहिए हमें। ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए, तो ये एक तरीके से यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है एस्थेटिक्स का, वो एस्थेटिक्स का हमारा यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है वो हमारे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं बताओ, छोटा सा डिस्कशन था, मैंने आपको बताया है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्यूटी, आर्ट, टेस्ट, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इनका हम एक तरीके से फिलोसॉफिकल स्टडी करते हैं। ठीक है। अब ये बहुत डीप और बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, छोटा सा डिस्कशन था, अच्छा डिस्कशन था। ठीक है। और आपको डिस्कशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। आप कुछ बताते नहीं है कि भाई कैसा क्या चीज चल रही है, क्लासेस हैं, नोट्स कैसे हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखो, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है वो बचा हुआ है, और वो छोटा सा टॉपिक है और वो है कि आपकी जो भारतीय दर्शन है उसकी विशेषताएं हैं, उसकी क्या है, उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन है। तो ये थ्योरेटिकल डिस्कशन आपका यहाँ पे है। चलिए,
तो यहाँ पे जो भारतीय दर्शन है, इस भारतीय दर्शन की कुछ यहाँ पे विशेषताएं हैं, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है इंडियन फिलोसॉफी के रिगार्डिंग, वो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रीड करेंगे, ठीक है। और ये जो डिस्क ठीक है, तो बेसिकली अब याद करो कि जितना बार हम तो देखो, जो भी मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था और अब तक जो हमने पढ़ा है, एक तरीके से ये उसका आउटकम आप देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो डिस्कशन होगा वो थ्योरेटिकल है और विशेषताओं की जगह आउटकम्स बताए हैं एक तरीके से, डिस्कशन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने किया है, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार पूरा का पूरा अपने दिमाग में याद रखना, जो भी हमने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन से देखे और अब तक जो भी हमने पढ़ा है, वो सब आपको एक तरीके से यहाँ पे पता चल जाएगा और आपको इजीली चीज अब आपको समझ में आ जाएगी, आपको मतलब ज्यादा अब आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बोलता है इंडियन फिलोसॉफी विद इट्स रिच tapestry of diverse school of thought exhibits several common characteristics that are integral to its understanding and practice. These characteristics effectively shape the essence of Indian philosophical traditions. ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम एक तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं जो भी इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बात दी है इंडियन फिलोसॉफी के बारे में, वो है व्यवहारिक आवश्यकता यानी प्रैक्टिकल नेसेसिटी। इसका मतलब क्या है, देखो प्रैक्टिकल नेसेसिटी का कहने का मतलब क्या है, देखो ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिए हुए हैं ना, इन सबका एक बेस है और वो बेस है कि देखो जो हमारी इंडियन फिलोसॉफी है, वो इंडियन फिलोसॉफी को एक तरीके से लोग इम्प्रैक्टिकल बताते हैं। याद करो कि जब हम बेसिक पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन में बेसिक हम पढ़ रहे थे, उस बेसिक में मैंने आपको चीज बताई थी कि वो जो है एक वेस्टर्न फिलोसॉफी को बताते हैं इंटेलेक्चुअल परस्यूट ऑफ ट्रुथ, इंटेलेक्चुअल परस्यूट ऑफ ट्रुथ। और इंडियन फिलोसॉफी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रोफाउंडली स्पिरिचुअल अप्रोच। तो उसका मैंने आपको बहुत डिटेल में अपन ने डिस्कशन किया था कि ऐसा क्यों है। तो वहां पर इसी चीज की बात की जा रही है यहाँ पे भी कि इंडियन फिलोसॉफी को एक तरीके से जो है वो इम्प्रैक्टिकल माना जाता है। इम्प्रैक्टिकल का मतलब है कि वो मानते हैं एक तरीके से, ये ऐसी धारणा बना रखी है वर्ल्ड वाइड लोगों ने, इंडियन फिलोसॉफी का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति है, ये उसी व्यक्ति के काम में आती है जब कोई व्यक्ति एक गुफा में जाके बैठ के ध्यान करता है, तब ये काम में आती है। मतलब इसका डे टू डे लाइफ में कोई यूज नहीं है, आप इसका कोई मतलब अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल कहीं पे भी कोई यूज नहीं कर सकते। इस तरीके का इसका एक मिसकंसेप्शन जो है वो बना रखा है लोगों ने। तो एक तरीके से बात करता है कि ये जो ये अब मतलब एक तरीके से लोगों को लगता है कि इम्प्रैक्टिकेबल है, इसका कोई यूज नहीं है ना। हम लोग कहते हैं ना कि हम क्यों गीता पढ़ें, हम क्यों ये चीज करें, हम क्यों ये रिचुअल्स करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे काम का नहीं है, इससे हमारा जो है ये हमारे काम का ही नहीं है। इस तरीके का एक जो है यहाँ पे, एक तो हमारी जो मॉडर्न स्टडी है इसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मतलब एक तरीके से वेस्टर्न फिलोसॉफी का ही ये योगदान है कि हम अपनी जो चीजें हैं इनको नहीं मानते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं हमें ये चीज नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक तरीके से क्या बात करता है, देखो फिलोसॉफी ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड इज अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी। तो इसी की भी बारे में बात करते हैं कि जो इंडिया में फिलोसॉफी है ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, प्रैक्टिकल नेसेसिटी से ही ओरिजिनेट हो रही है। डिस्पेलिंग द मिसकंसेप्शन दैट इट डील्स विद इम्प्रैक्टिकल इश्यूज। इम्प्रैक्टिकल इश्यूज का मतलब क्या है, वही है कि भैया किसी को आत्मा का साक्षात्कार करना है, वो करना है, मुझे तो नहीं करना। कोई कहता है कि मुझे तो नहीं करने भगवान के दर्शन, मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे तो चल रहा है जीवन। तो इस तरीके से इम्प्रैक्टिकल इश्यूज जो है उन इम्प्रैक्टिकल इश्यूज के लिए नहीं है। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन था उसको क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। तो फिलोसॉफी जो है वो एक तरीके से प्रैक्टिकल नेसेसिटी ही है, वहीं से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। Contrary to this notion, Indian philosophy is deeply concerned with the fundamental question of human life. सर ये फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या थे, याद करो, वही कि हमारे जन्म के हुआ है, ठीक है ना, किस तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है, वो सारी चीजें एक तरीके से फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ में आती हैं। Recognizing the intrinsic link between philosophy and practical existence, Indian philosophers thought paths to address life challenges more effectively. तो हमारे पास 6 दर्शन है। तो देखो हमने तो कितना मतलब ह्यूमन लाइफ को यदि किसी ने इतना डीप जाके जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं लाइफ के, उनको हमने इतना डीप में जाके यदि किसी ने इसको एड्रेस किया है, और सिर्फ एड्रेस ही नहीं किया है, उसके लिए रास्ता भी दिखाया है, पाथ भी दिखाया है, तो वो इंडियन फिलोसॉफी। हमारे पास 6 रास्ते हैं, ठीक है ना, हमारे पास 6 आप सोचो दर्शन है, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं एक चीज को प्राप्त करने के, ठीक है। तो एक तरीके से कोई इम्प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल नेसेसिटी की बात करता है। तो सबसे पहले इसकी खास बात क्या है, इसका गुण क्या है कि ये प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। मतलब एक तरीके से आप इसे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप इसको हर जगह पे यूज कर सकते हो। पहली इसकी विशेषता यही है।
ठीक है। दूसरा है इनिशियल पेसिमिज्म। अब ये इनिशियल पेसिमिज्म का मतलब क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाता हूँ कि इंडियन फिलोसॉफी को लेके जैसा कि मैंने बताया था कि इतना ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि हमारे काम में नहीं आने वाली है। अब आज के समय में जितना भी जो चीज चल रही है पूरे विश्व में चल रही है, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक तरीके से वेस्टर्न फिलोसॉफी का इन्फ्लुएंस ही है। हम चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, चाहे हम किसी भी चीज की बात करें, हम जिस सिस्टम्स में रह रहे हैं वो भी एक तरीके से वेस्टर्न फिलोसॉफी की देन है। अब इस चीज में हो क्या गया है कि लोग इससे परेशान हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री में कभी इतना डिप्रेशन कभी नोट नहीं किया गया जितना डिप्रेशन आज के टाइम पे है। उस डिप्रेशन का 90%, मतलब उसका यदि हम सबसे ज्यादा रेशो देखें कि डिप्रेशन है किसकी वजह से, तो डिप्रेशन देखोगे वो डिप्रेशन टेक्नोलॉजी ही दे रही है, ठीक है ना। उसके मतलब अच्छे रीजंस भी होते हैं, बुरे रीजंस भी होते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि जैसे सोशल मीडिया है, सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन एंजाइटी है वो सोशल मीडिया की वजह से है। लोग सुसाइड कर लेते हैं कि यार किसी ने अपनी फोटो अपलोड किया, उस पर लाइक नहीं आए, लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे केसेस आ जाते हैं, आप सोचो। तो एक तरीके से क्या है कि जब पूरे विश्व में एक तरीके से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस चल रहा है, इंडियन फिलोसॉफी को लोग मानते हैं कि इम्प्रैक्टिकल है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन हो क्या जाता है कि जब इतना निराशावादी माहौल बन जाए, ठीक है, जैसे कि अब कहते हैं ना कि अब आप कोई चीज का आप मेडिकेयर करवाने जाओ तो एक बीमारी और संग में आ जाती है, फूड आपका सही नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है कि लोग ठीक करने के लिए, अब चलो आप, चलो ठीक है आपके पास डिप्रेशन है तो आप क्या करोगे, फिर आप जाओ फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उनकी फीस देखो कितनी है। तो यहीं पे हमारा जो जैसे योग दर्शन है तो वो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार बात करता है, तो लोग तो क्या करते हैं, योग की तरफ मुड़ते हैं। कितने सारे लोग हैं जो योग से उनको फायदा मिला है, उनको बहुत सारी उनकी बीमारियां नेचुरली उन्होंने ठीक कर ली हैं, टाइम लगता है लेकिन वो ठीक हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि एक चीज और यहाँ पर चीज क्रिएट हो जाती है, और क्रिएट ही हो जाती है कि जब व्यक्ति सब जगह से हार जाता है, मतलब एक तरीके से दुखी हारा आदमी है ना, वही जो है वो इंडियन फिलोसफी जो है वो इसमें आता है, यूज करता है। इस तरीके से इसका एक जो है और पर्सपेक्टिव क्रिएट कर दिया गया कि इसमें जो है वो दुखी हारे लोग ही आते हैं, ठीक है ना, कि अब जब मतलब इनका कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोग ही आते हैं। इस तरीके से अभी कर दिया, तो जबकि ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने, ऋषियों ने ये जो हमारे नियम दिए ना, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने इस चीज को समझा है, ठीक है, और फिर ये इस तरीके के नियम दिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत परेशान हो गए थे इस दुनिया से, नहीं, ऐसी चीज नहीं है। हम परेशान है फिर हम जाते हैं तो वो वाली चीज लगती है कि यार ये जो है इंडियन फिलोसॉफी एक तरीके से, ये तो यार निराशावादी लोगों का काम है, ठीक है ना। ये क्या ईश्वर को प्राप्त कर लो, ये खोज कर लो, वो खोज कर लो, भगवान ऐसे कर देगा, तो वो लगता है कि नहीं ये चीज नहीं है, ठीक है। तो उसको भी क्या करता है, खत्म करता है। अब प्रिवेलिंग ट्रेट इन इंडियन फिलोसॉफी एज इट्स इनिशियल नोट ऑफ पेसिमिज्म, द फिलोसोफर एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग सिचुएशन मार्क्ड बाय ह्यूमन सफरिंग एंड pervasive प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ इविल। एक तरीके से वही है कि जब जैसे आप लोगों से बात भी करोगे तो वो क्या करते हैं, सिचुएशन से हैं, जैसे आपको कोई परेशानी होगी तो वो कह देंगे प्रारब्ध है, तो वो उसको निराशावादी बचाना मान लेते हैं, ठीक है। जबकि एक पूरी उसका एक स्टेप्स चलता है, ठीक है ना, कि कैसे आप उसको दूर करोगे। लेकिन लोगों को बस वही है कि मार्केट में चीजें चला रखी हैं लोगों ने। द पेसिमिस्टिक अंडरटोन हाउएवर टिपिकली ट्रांसफॉर्म इनटू ऑप्टिमिज्म एज various philosophical system present way to overcome the sufferings of life, offering path to freedom from miserable state of existence। देखो सीधी सी बात है, जब हमें कांटा लगता है तो उसको निकालने के लिए भी कांटा ही चाहिए, ठीक है ना। तो लोग परेशान हैं, ठीक है ना, इतनी सारी चीजों से। फिर जब इंडियन फिलोसफी योग की तरफ आते हैं, ठीक है ना, सांख्य दर्शन की तरफ आते हैं, इतनी सा गीता की तरफ आते हैं, तो वहां पे भी उन्हें भाई पेन तो होगी ना, क्योंकि तकलीफ तो है आपको, तकलीफ को सही होने के लिए भी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी अभी थोड़ी बहुत दिन, ठीक है। तो उसमें लोगों को लगता है कि यार ये तो और ज्यादा, हम बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है कि यार हम और ज्यादा क्या हो गए, दुख में पहुंच गए। पहले इतना पहले था लेकिन अब वो और ज्यादा दुख में पहुंच गए, जबकि ऐसा नहीं है। एक टाइम के बाद जो आपका ये जो आपको पेसिमिस्टिक चीज लग रही है ना, ये आपका ऑप्टिमिज्म में बदल जाता है, ठीक है ना। ये इसका क्या है, एक विशेषता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या की है, इसकी यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो इनिशियल पेसिमिज्म है, शुरुआत में आपको लग सकता है कि यहाँ पे एक निराशावादी चीज है, निराशावाद विचार है, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी स्टडीज है वो आपको इस तरीके से आपके दिमाग में बैठी हुई है कि आपको उस पर बिलीव ही नहीं हो रहा है अब, इस वजह से आपको ये इनिशियली ये पेसिमिज्म का लग रहा है। बल्कि ये ऑप्टिमिज्म है, एक समय के बाद जब वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है ना, फिर लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, ठीक है। चलिए, बिलीव इन मॉडर्न ऑर्डर। देखो मॉडर्न ऑर्डर का मतलब यहाँ पे बोल रहा है इंडियन फिलोसॉफी कॉमनली एम्ब्रेसेस अ बिलीफ इन एन इटर्नल मॉरल ऑर्डर।
एक्सक्लूडिंग द मटेरियलिस्टिक चार्वाक सिस्टम। देखो चार्वाक सिस्टम तो ये कहते हैं ना कि ये नास्तिकों का भी बाप है। ये कहता है कि मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ मजे करने हैं और आपको मर जाना है बस, कुछ नहीं करना आपको। तो उसकी बात छोड़ दो, तो ये एक तरीके से, अब जब इस तरीके की बात आएगी सोचो, तो मोरलिटी तो खत्म ही हो जाएगी। जब आपके पास एक लाइफ है, आप सोचो, और आपको मजे करके मरना है, तो फिर कौन मोरल को ध्यान रखेगा? कोई ध्यान में नहीं रखने वाला। वो तो अपने मजे देखेगा, हमारा मजा हमें अपने मजे आ रहे हैं, बस बस खत्म। ठीक है ना? हम तो अपनी मस्ती में, दुनिया जाए मतलब भाड़ में, तो वो वाली बात है बस। The philosophy asserts that the entire universe is governed and sustained by a universal moral order known as Rita in Vedas। वेद में जो कंसेप्ट है, एक रित का कंसेप्ट है, इसको एक तरीके से हम कॉस्मिक ऑर्डर भी बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, रित का आप करना कभी बहुत अच्छा है। कॉस्मिक ऑर्डर है, वो कह रहे हैं कि जो भी पूरी सृष्टि जो चल रही है ना, ये रित के नियम पे चल रही है। ये रित के नियम पे चल रही है, एक कॉस्मिक ऑर्डर है। इस कॉस्मिक ऑर्डर से ये क्या चल रही है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल चल रहा है। तो दिस फिलोसॉफी असर्ट दैट एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न एंड सस्टेन बाय अ यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर। एक तरीके से इसको मॉरल ऑर्डर नहीं कर सकते, कॉस्मिक ऑर्डर है। ठीक है ना? इसको हम रित बोलते हैं वेदास में। इसको पता नहीं यहाँ पे मॉरल से क्यों जोड़ा गया है, लेकिन ये मॉरल्स का नहीं है। मॉरल तो मतलब आपने इसको एक बहुत छोटी सी चीज में मान दिया। ठीक है, रित तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। रित बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कॉस्मिक ऑर्डर है। पूरा ब्रह्मांड जिस नियम पे चल रहा है ना, उसको रित का नियम बोला है। तो इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। ठीक है, ये एक सिर्फ मोरलिटी तक सीमित नहीं है, सिर्फ मोरलिटी तक सीमित नहीं है, एक पार्ट है मोरलिटी तो। दिस ऑर्डर इज कंसिडर्ड इटर्नल एंड इनवायलेबल, इनवायलेबल, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल कंडक्ट। इन्होंने इसको बहुत शॉर्ट रूप में इन्होंने लिखा है, लेकिन ये रित का जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लेकिन हाँ, मोरल ऑर्डर में हम बात करते हैं। ठीक है, मॉरल ऑर्डर में क्या करते हैं, हम बिलीव करते हैं, बात करते हैं, मृत में बात करते हैं, कॉस्मिक ऑर्डर में बात करते हैं। चलिए, इग्नोरेंस एज द रूट कॉज। अब बोल रहा है कि इग्नोरेंस अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स is identified as the root cause of all suffering and in Indian philosophical systems। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कोई परेशानी है, और आप उस परेशानी का जब तक आप रूट कॉज प्राप्त नहीं करोगे ना, आप उस सफरिंग को कभी खत्म नहीं कर सकते। तो कभी आपने एक डिबेट सुनी हो कि आयुर्वेद पे और जो एलोपैथी है, इस पर बहुत डिस्कशन होता है। एलोपैथी का एक काम है कि एलोपैथी कभी भी किसी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करता। एक बीमारी से दूसरी बीमारी आ जाएगी, एक बीमारी से दूसरी बीमारी को जन्म मिल जाएगा, मतलब उसको वो खत्म नहीं करता एलोपैथी। आयुर्वेद का यह है कि आयुर्वेद क्या करता है, उसकी जड़ में जाके उसको पूरा जड़ से समेत उस बीमारी को खत्म कर सकता है। इतनी पावर है किसमें, अपनी आयुर्वेद में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कहा गया कि जब तक आप, हमारी इंडियन फिलोसफी कहती है कि जब तक आप जो है किसी भी चीज का, जो मतलब जिससे आपको सफरिंग हो रही है, आप उसके रूट कॉज को प्राप्त नहीं करोगे, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। आपको वो, ठीक है, आप एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप उससे मुक्त हो गए, फिर आपको वो पकड़ लेगी। ठीक है, attachment to worldly object driven by sensory gratification create bondage and hinders the path for acquiring a true knowledge of ultimate reality। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यदि आप मान लो सिर्फ इस जो भौतिकवादी इस संसार में आप यदि फंसे रहोगे, आप चीजों में ही फंसे रहोगे, तो कभी भी आप उस अल्टीमेट पाथ को नहीं जान पाओगे। लिबरेशन फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ बॉन्डेज इज सीन एज अचीवेबल ओनली थ्रू द राइट नॉलेज ऑफ थिंग्स। तो जब तक आप चीजों को उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानोगे, हमने मेटाफिजिक्स में कितने अच्छे से डिस्कशन किया था, एपिस्टेमोलॉजी में, तो जब तक आप उन चीजों का वास्तविक स्वरूप नहीं जानोगे, आप कभी भी लिबरेशन यानी स्थिति में नहीं आओगे। तो सीधी सी बात है कि जो भी हम, हमारे जो फिलोसफी वो कहती है कि यदि आपको कोई परेशानी है ना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आपका कारण है इग्नोरेंस, ज्ञान। बस आप किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लो, तो आपको ये वो आपका दुख खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडियन फिलोसफी में एक जो है एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया जाता है कि वो कहते हैं कि जैसे ये संसार कैसा है। ठीक है, ये संसार सर्प में, वो सॉरी, इस ये संसार जो है वो रस्सी में सर्प की भांति जो है प्रतीत होता है। जैसे हम रस्सी देखते हैं तो हमें लगता है सांप है, बस ऐसा है। तो जैसे ही हम उसके करीब जाते हैं, उसका थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चला है तो रस्सी है, लेकिन दूर से लग रहा था कि ये सांप है। ठीक है, उसका रीजन क्या था, अज्ञान। हमें अज्ञान की वजह से क्या लग रहा था, वो रस्सी सांप लग रही थी, इसलिए हम डरे हुए थे। हमें पता चला तो पता चला है कि सांप नहीं है, तो रस्सी है बस। तो यदि आपने उसके रूट को उसको पता कर लिया, तो आप उससे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाओगे सफरिंग से। तो जितनी आपकी 3 सफरिंग हमने पढ़ी थी, याद करो, बेसिक में 3 सफरिंग थी हमारे पास, ठीक ना, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। तो उनसे आप फ्री हो जाओगे। लिबरेशन एज द अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य तो मुक्ति है। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। वेरियस फिलोसॉफिकल सिस्टम्स इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर चारवाक। तो चारवाक में तो क्या है, कुछ नहीं है, ये तो महान एक वो है।
converge on considering liberation or freedom from bondage as the ultimate goal of human life. ठीक है. Liberation entails the complete cessation of suffering, while different systems offer varied views on its nature. Unanimously agree that it signifies to end to the miseries ऑफ लाइफ. अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे हमारा अल्टीमेट गोल है वो सफरिंग्स है. हमने बात की थी 3 तरीके की जो सफरिंग्स होती है उनको खत्म करना हमारा जो होता है अल्टीमेट गोल होता है. उसके लिए हमने एक स्टेप्स देखे थे, श्रवण मनन निधिध्यासन हम करते थे. तो आप कोई भी आप यहाँ पे फिलोसॉफिकल स्टडी पढ़ लो, अल्टीमेट चीज तो यही निकल के आएगी. गोल इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट परस्यूट विद डिफरेंट पाथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट अटेनमेंट सच एज पाथ ऑफ नॉलेज. ठीक है ना, डिवोशन एंड एक्शन. अब ये बोल रहे हैं कि आप इस हायर परस्यूट को, इस मुक्ति को, इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत सारे क्या है रास्ते हैं. आप ज्ञान मार्ग अपना सकते हो, आप भक्ति मार्ग अपना सकते हो, आप कर्म योग, मतलब आपके पास कोई भी पाथ जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल है वो आपको क्या रहेगा, मुक्ति मिलेगा. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद. ठीक है. अभी अध्यात्मवाद है तो ये क्या बोलता है, इंडियन फिलोसफी इज कैरेक्टराइज्ड एज स्पिरिचुअल बिकॉज इट प्लेस द स्पिरिट और सोल अबव द बॉडी और मैटर विद एक्सेप्शन ऑफ द चार्वाक सिस्टम. ठीक है. तो चार, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी चार्वाक सिस्टम को इंस्टीट्यूट ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन कितनी जगह अब चार्वाक सिस्टम का इन्होंने जिक्र कर दिया. समझ में आ रही है बात. तो इस वजह से मैंने वो आपको बेसिक में बहुत चीजें बताई थी, तो अब आपको लग रहा होगा कि जो बेसिक में हमने पढ़ा था वो वेस्ट नहीं हुआ. ठीक है. which advocate materialistic philosophy, Indian philosophical tradition emphasize spiritual values. तो देखो ये यहाँ पर एक बात कर रहा है कि जो इंडियन फिलोसफी है ये कहती है कि भैया आपको सिर्फ अपने बॉडी, यानी आपको सिर्फ अपने भौतिक स्तर पर नहीं, आपको इस भौतिक स्तर से आगे जाकर क्या करना पड़ेगा, सत्य को खोजना पड़ेगा. समझ में आ रही बात. भौतिक स्तर से ऊपर उठ के आपको इस सत्य को खोजना पड़ेगा. चार्वाक सिस्टम को छोड़ दो, और इसी को आध्यात्मवाद बोल दिया. अब ये भी साइंटिफिक है. अब बेसिक याद करो, बेसिक में कितने अच्छे से डिस्कशन हुआ था वो हमारा, वो अब आपको यहाँ पे काम आ रहा होगा कि हमने देख रहे थे कि ये अध्यात्मवाद इसको क्यों बोल दिया गया, क्योंकि एक तरीके से जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है वो सिर्फ बॉडी तक ही बात करती है, वो इसकी बात नहीं करती. इस वजह से सारी की सारी समस्या है यहाँ पे. ठीक है. Importance of leading a life dedicated to realizing these spiritual value is underscored, aligning with the disciplined moral life. Importance of leading a life dedicated to realizing these spiritual value is underscored, अलाइन विद द डिसिप्लिन मॉरल लाइफ. तो देखो सीधी सी बात है कि अध्यात्मवाद इसको बोल दिया गया, स्पिरिचुअलिज्म आप बोल दो, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन यहाँ पे बोल रखा है कि जो इंडियन फिलोसफी कहती है कि आपको जो सत्य को आप जो खोजोगे ना, अल्टीमेट ट्रुथ की हम बात कर रहे हैं, अल्टीमेट ट्रुथ आपको भौतिक लेवल पे नहीं मिलेगा, वो आपको किस पे मिलेगा, आपको बियॉन्ड द, आपको यहाँ पे मेटलिस्टिक जाना पड़ेगा, तब आपको वो मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता. ठीक है. चलिए एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज यानी ज्ञान मीमांसा संबंधी मुद्दे. ठीक है. अब बहुत से लोगों को लगता था कि भैया इंडियन फिलोसफी क्या, इंडियन फिलोसफी का मतलब सिर्फ वही है कि एक व्यक्ति है जो पहाड़ों में चला गया, आंख बंद करके ध्यान कर रहा है, वही है इंडियन फिलोसफी, इसको स्पिरिचुअलिज्म बोल दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है. ऑल इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम एंगेज इन एलाबोरेट डिस्कशन ऑन एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज एक्सप्लोरिंग सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज. हमने बात की थी किसकी, न्याय दर्शन. न्याय दर्शन में हमने क्या पढ़ के आए थे, प्रमाण की बात की थी, प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, बात की थी या नहीं की थी. तो ये जो है यहाँ पे टाइप सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, प्रमाण की हमने बात की थी. वैलिड नॉलेज का जो टाइप था प्रमा हमने बात की थी, अप्रमा की बात की थी, रिलेटिव प्रॉब्लम्स. तो मतलब इतना डिटेल डिस्कशन हमारे यहाँ पे है. ठीक है. इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को गुफा में बैठ के ध्यान करना है तो उसके लिए उपयोगी है, ये आपके व्यवहारिक जीवन में भी हर जगह पर इसका उपयोग है. ठीक है. लेकिन लोगों ने एक तरीके का इसका एक एजेंडा बना दिया है ताकि इसको अंडरवैल्यू किया जाए. From the Charvak system onward, these discussions form an integral part of each philosophical tradition, providing a foundation of both metaphysical doctrines and critical thinking. ठीक है. पेसिमिज्म एंड डॉगमेटिज्म मिसकंसेप्शन. ठीक है. तो मिसकंसेप्शन अबाउट इंडियन फिलोसफी बीइंग पेसिमिस्टिक एंड डॉगमेटिक आर डिस्पेल्ड अपॉन क्लोजर एग्जामिनेशन. ठीक है. तो वो आपने देख लिया होगा कि हमने इतना डिस्कशन किया तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि भैया यहाँ पर सिर्फ वो आंख बंद करके कि ध्यान में भगवान आ रहे उसकी बात नहीं हो रही, बहुत अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत अच्छे इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज हुए हैं. ठीक है.
While philosophy begins with the recognition of the dark aspect of life and explore the root cause of suffering, it does not conclude with hopelessness. Instead, it offers remedies and path to overcoming suffering. तो सिर्फ हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि हमने सिर्फ जो है समस्याएं जो है उनके बारे में डिस्कशन कर लिया कि इतनी इतनी समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं के रेमेडीज भी बता रहे हैं, हम आपको पाथ भी बता रहे हैं, सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है ना, फुल पैकेज आपको यहाँ पे मिलेगा। In essence, the Indian philosophy embodies a holistic approach to life, integrating practicality, ethical consideration, and spiritual values. Convergence of these characteristics across diverse schools of thought highlight the unity and diversity within the rich tapestry of Indian philosophical tradition. Each characteristics contribute to the comprehensive understanding of the human conditions and providing practical guidance for leading a purposeful and virtuous life. देखो सीधी सी बात है, मैं आपको इसका सार बताऊं, इसका सार ये है, हमारी इंडियन फिलोसॉफी का जो सार है वो एक ये है, और वो ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे यहाँ पर सभी के कल्याण की कामना हुई है। तो हमारे यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ इन डिस्कशन की बात नहीं करते कि हमने समस्याएं बता दी कि समस्याएं, हम उनका क्या बताते हैं, लोगों को रेमेडीज भी बताते हैं, हम पास भी बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी सुखी रहें, ठीक है ना, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो इस दुनिया में, कोई भी जो है वो दुख का भागी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तो हम उनको बताते हैं कि आपको इस तरीके से जो है अपना लाइफ जीना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ जो फीचर्स देखे थे हमारे अच्छे अच्छे इंडियन जो है फिलोसॉफी के, कि ये प्रैक्टिकल नेसेसिटी की बात करता है, व्यवहारिक आवश्यकता, इनिशियल पेसिमिज्म की बात करता है, बिलीफ इन मॉरल ऑर्डर की बात करता है, इग्नोरेंस एज द रूट कॉज की बात करता है, लिबरेशन एज द अल्टीमेट गोल है इसका, स्पिरिचुअलिज्म है, एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज हैं, पेसिमिज्म एंड डॉगमेटिज्म मिसकंसेप्शन की भी है बात करता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंडियन फिलोसॉफी के, वो हमने क्या कर लिए यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब और ये जो चैप्टर 1 है ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ठीक है ना, कैसा डिस्कशन आपको लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैप्टर का एक मैं यहाँ पे आपको एक रिवीजन वीडियो, ठीक है ना, इसका मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जैसे किसी का एग्जाम है नियर में, तो वो उसको रिवीजन वीडियो को देख सके और आपके इससे सारे के सारे जो एमसीक्यू हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको ये डिस्कशन जो है फिलोसॉफी का कैसा लगा ये आपको बताएं, ठीक है। और इसके बाद जो है अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो चैनल है इसको आप लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है ना, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उस फ्रेंड सर्कल में लोगों को जो है मोटिवेट करें कि भैया फिलोसॉफी और साइकोलॉजी है वो पढ़ो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पे हम इतना अच्छा डिस्कशन भी कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्कशन के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि यदि आपको लगता है कि नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं उसके बारे में, यदि आपको कोई डिस्कशन करना है, कुछ चीज़ बतानी है, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो सजेशंस भी आप दे सकते हैं, ठीक है, उसको कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।